मुझे एक बार ऑनलाइन में कंफर्म करोगे सर, रिकॉर्डिंग मैसेज किया कि नहीं किया? है इस चीज। ओके चलो स्टार्ट करिए। ओके सर, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको गुड मॉर्निंग सर अगेन। अरे ऑफिशियली होता है, रिकॉर्डिंग में दिखाने के लिए। हाँ थोड़ा रेस्पॉन्स करते हैं। अच्छा सर, चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली हम लोग टेक्निकल पढ़ते हैं, ठीक है। एवरी वीक सिस्टम कुछ ऐसा है सुमिता कि ऐसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओवरऑल क्लास ट्रेडिंग के ऊपर है। बट क्या है ना, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा मैंने समय लगता है, तो इसलिए ऑप्शन का क्लास थोड़ा ज्यादा होता है और टेक्निकल का क्लास थोड़ा कम होता है। क्योंकि टेक्निकल का ओवरऑल सिलेबस कॉम्पिटिटिवली कम है, ऑप्शंस तो मैंने क्या खत्म ही नहीं होता इस टाइप। तो अभी ऑप्शंस में 3 क्लास चल रहा है और टेक्निकल पे 1 चल रहा है। अब एज पर सिचुएशंस कभी कभी मैं टेक्निकल को भी बढ़ा देता हूँ, जब देखता हूँ कि क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टेक्निकल सेंस नहीं है, तब फिर उसको थोड़ा सा मैं ज्यादा करता हूँ। क्योंकि टेक्निकल का सेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ट्रेड ही नहीं ले पाएगा। अच्छा, तो चलो मार्केट पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मार्केट दर्शन और लास्ट कल और आज का सिचुएशंस को थोड़ा एनालिसिस करना, और फिर धीरे धीरे न्यू टॉपिक। आज हम लोग एक्चुअली टेक्निकल पे मूविंग एवरेज पढ़ रहे थे। मूविंग एवरेज ना, तो मूविंग एवरेज का और क्या क्या चीज हो सकता है, बेसिक चीज बताया। अब मूविंग एवरेज को किस तरह से और हायर लेवल में यूज कर सकते हैं, हाँ एक्सपोनेंशियल एंड और भी चीजें क्या है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। अच्छा प्लीज टेल मी कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं ऑनलाइन में स्पेशली। હોય છે। ओके सर। सर देखो, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं आवरली से मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, तो फिर आज का सिचुएशंस ज्यादा समझ आएगा। मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और कैसे बिहेव करना चाहता है, मार्केट का साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, और साइकोलॉजी के पीछे का फंडा समझना भी जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं जो एक्चुअली मार्केट को ड्राइव करते हैं, और इसका ड्राइवर कौन है ये जानना जरूरी है। क्या है ना, ऐसा नहीं है, कुछ कॉमन परसेप्शन ऐसा होता है कि मार्केट बढ़ा है तो गिरेगा और गिरा है तो बढ़ेगा। बट ये तो सही बात है सर, जो जाता है वो आता भी है और जो आता है वो जाता भी है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसे सिनारियों में अगर हम लोग एक तरफा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ जाए कि नहीं नहीं बढ़ रहा है तो फिर गिर जाएगा, गिर रहा है तो फिर बढ़ जाएगा, ऐसा करने से नहीं होता है। क्यों बढ़ेगा क्यों गिरेगा, इसका एक प्रॉपर रीजन होता है। वो रीजन अगर आपको समझ में आने लगे ना, तो फिर मार्केट में भाई आप बहुत बनते ही रहोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे समय लगता है सर, तब जाके वो सिचुएशन एक्चुअली रेडी होता है। मॉर्निंग धोरणी धोरणी चुप्पा रुस्तम नीचे नीचे बोले ना। अच्छा देखो, तो बेसिकली अच्छा अर्ली मॉर्निंग कल का एनालिसिस याद होगा आप लोगों को? कल का एक्चुअली मेरा यहाँ से ना डिलीट हो गया, बट आप लोगों के पास जरूर होगा कल मैंने क्या बोला था, ठीक है। तो मैं और कल पे नहीं जा रहा हूँ, आप कल का देख सकते हो। मैं जस्ट सुबह का मेरा एनालिसिस क्या था वही मैं बता रहा हूँ आपको। कल तो हम लोग पॉजिटिव थे ही, और कल भी मार्केट पॉजिटिवली ही बिहेव किया था, ठीक है। कल अगर सिचुएशन देखो तो मार्केट गैप अप स्टार्ट हुआ था, और लास्ट कुछ दिनों से अगर देखा जाए, ये रहा 19 तारीख, ठीक है। 19 तारीख के बाद फिर जिस दिन एक्चुअली 19 तारीख का मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज इस दिन फेड का रेट कट हुआ था, है ना। रेट कट 18 तारीख को हुआ था, अमेरिकन फेडरल रिजर्व का। और रेट कट इम्पैक्ट नॉट जस्ट इन अमेरिका, अमेरिका में क्या इम्पैक्ट पड़ा है पता नहीं मैंने, पॉजिटिव तो ऑब्वियसली, बट उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया में, जापान में भयंकर भयंकर इम्पैक्ट पड़ा है। जापान मार्केट लगातार 4 दिन हो गया सर, कंटिन्यूअसली 4 दिन हो गया पॉजिटिव ही चल रहा है, ठीक है। ये मैंने 500-700 पॉइंट के नीचे जापान का मार्केट बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो हमारा मार्केट भी मोटा मोटी जब से रेट कट का न्यूज कंफर्म हुआ है तब से तो बुलिश है ही, और उससे पहले से बुलिश है एक्चुअली। 12 तारीख को हमारे इंडिया में क्या हुआ था, वो एफआईआई का जबरदस्त एंट्री हुआ था, और वो एंट्री करके मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम 12 तारीख से ही स्टार्ट हो गया था। और 12 तारीख का मार्केट क्या है ये तो प्रोसेंजिंदा को पूछो, है ना। স্যার ওই কোর্টে এই বাইডেন আর মোদি মিলে একটা ইয়ে প্রজেক্ট করা হচ্ছে আমাদের বোঝা দেওয়া হ্যাঁ ইউপিতে কি হয়েছে বুঝলাম না। জো বাইডেন আর মোদি सेमीकंडक्टर चिप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कोलकाता में भी होगा, ऐसा भी है क्या? কলকাতাতেই হবে কলকাতাতেই হবে এটা হবে না তাহলে ইউপিতে চেষ্টা করেছিল ইউপি स्किल लेबर पावर ইউপিতে চেষ্টা করেছিল চিপ করতে গেলে একটা পরিবেশ লাগে এখানে একটা হলদিয়ার সামনে জমিও জায়গা হয়ে গেছে। अच्छा ঠিক আছে বলেছে কলকাতাকে অফার করেছে মেনলি কলকাতাতেই হবে। मैं तुमको बोल रहा हूँ परिवेश तो एक समझ में आ गया, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि जो एजुकेशनल बेस তো ওরা তৈরি করে নেবে স্যার টাকা যেখানে যায় यूपी के पास देखो पैसा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जमीन भी है, लेकिन क्या है ना एक तुमको ना जैसे आईटी बूम साउथ इंडिया में क्या हुआ, आईटी बूम साउथ इंडिया में होने से पहले कोलकाता को ही ऑफर किया गया था, वो तो ज्योति बासु ने इग्नोर कर दिया। ठीक है क्योंकि এটা হবে कोलकाता अभी थोड़ा सा डिटोरिएशन है बंगाल में, वो अलग बात है ड्यू टू आवर पॉलिटिकल मैंने गंदा गंदा लोग, लेकिन कोलकाता को ऑलवेज ऑफर मिलता है जब भी मैंने एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीजें होते हैं, এটা এটা बिकॉज হবে এটা बिकॉज ये बंगाली जो एक पॉपुलेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर ना तुमको मिल जाएगा सर, तुम इंजीनियरिंग लाइन में देखोगे कि बंगाली का एक वर्ल्ड वाइड एक सिचुएशन बना हुआ है। तो अगर ऐसा है तो साउथ इंडिया का तो अपना है ही, वो तो अलग ही लेवल में अपने आप को डेवलप किया है, बट बंगाल को मिलना चाहिए, बट हमारा ये जो मैंने गंदा सोच या फिर ड्यू टू बैड पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग কিন্তু বড় কিন্তু साउथ इंडिया में আমাদের এতে আছে ঠিক আছে ইউপিতে অফিস আছে আমাদের কলকাতা আছে কিন্তু আছে ঠিক আছে এই তো সামনে আইটি বস বসে আছে, তারপর রাস্তায় কাজ করছে এটা কিছু হওয়ার পরে সামনে আইটি বস বসে আছে, তো আমরা কি বলবো তার থেকে উনি বেশি বলে দেবে। तो बेसिकली प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा था आपको कि कोलकाता मार्केट में मोदी ये देने का मेन कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बैंगलोर में और मैंने सैचुरेशन सिचुएशन है, जगह नहीं है, पानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरा मार्केट चाहिए। आसाम को मिला है ड्यू टू देयर बीजेपी कनेक्शन, लेकिन आसाम में स्किल नहीं है। आसाम का बच्चा लोग मेरे पास पढ़ने आता है, ये लोग दिमाग में खराब नहीं है, लेकिन इनको पढ़ने का इच्छा नहीं है। ठीक है तो पढ़ाई करेगा तब ना होगा, और यहाँ पर तुमको पढ़ने वाला बच्चा बहुत मिलेगा, और क्योंकि ये क्लरिकल लेवल का एक सेटअप चाहिए, जो सेटअप तुमको वेस्ट बंगाल में चीप में भी बेस्ट मिल जाएगा। तो बेंगलोर में तो सर ज्यादातर पूरा मेडिकल लाइन बंगाली पे पूरा अरे हाँ रे वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर बंगाल को तो एक मिलना चाहिए था, वो अलग बात है मोदी दे रहा है, नहीं तो पॉलिटिकली तो देना नहीं चाहिए। वैसे सर बंगाल में तो सर आना चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। आना चाहिए, लेकिन हम लोग तो नहीं ला रहे ना मोदी को, लाओ ना एक बार लाने से क्या है मैंने मोदी একটা ইনভেস্টমেন্ট করছে যাতে ফিউচারে বেনিফিট পায়। हाँ अक्षत बोलो, ए रुको ऑनलाइन में क्वेश्चन बोलो, सर बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ FII 12,000 करोड़ डाला था, हाँ अभी निकाल के सिर्फ 400 करोड़ बचा है, 12,000 करोड़ डाला था, उसमें से सिर्फ 400 करोड़ बचा है, कल विड्रॉ किया है। कहाँ से मिला तुमको ये न्यूज? वही FII DI डेटा NSE के साइट पर। मैंने वो 12,000 करोड़ डाल के सब निकाल लिया ऐसा बोल रहा है? FII ये आप चेक करो ना NSE का डेटा। ठीक है मैं एफआई डेटा चेक कर रहा हूँ, रुको। लेकिन एफआई पैसा सारा निकाल लिया है, तुमको कैसे पता? ये तो आज का डेटा तो तुमको नहीं मिलेगा सर, आज का डेटा तो तुमको नहीं मिलेगा, कल का डेटा तुमको आज मिल सकता है, लेकिन होने दो होने दो। अच्छा देखो मोटामोटी 19 तारीख से जो मोमेंटम चेंज हुआ है, क्यों मैंने 19 तारीख उठाया एक बार मुझे पढ़ाने दो यार। 19 तारीख से जो मोमेंटम चेंज हुआ है, वो मोमेंटम चेंज के पीछे का मेन रीजन क्या था? रेट कट। अच्छा मैं क्यों 19 तारीख को बार बार खींच रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पास्ट का जो मेन रीजन है वो ट्रिगर अगर नहीं समझोगे तो आज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि 19 तारीख मार्केट वैसा देने के बाद फिर 20 तारीख को तो सुपर डुपर हिट दिया है, फिर 19 तारीख मार्केट थोड़ा कंफ्यूज था। कंफ्यूज इसलिए था पहले बूम हुआ, फिर लास्ट में थोड़ा सा मैंने साइडवेज में क्लोज हुआ है।
फिर 20 तारीख को मैंने जब 20 सितंबर आया, 20 सितंबर में तो मार्केट को हम लोग पकड़ के ही नहीं रख पाए। कितना पॉइंट का, कम से कम 350-400 पॉइंट का मूवमेंट, है ना। अच्छा, उसके बाद यस्टरडे मंडे को, कल का कहानी कहाँ है, कल का कहानी, कल 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 क्या हुआ था, आई थिंक ये वाला नहीं, ये 20 है, हम लोग को क्या चाहिए, 23 चाहिए ना। ये देखो कल, कल भी मार्केट पॉजिटिवली स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स में, 835 से स्टार्ट होके ये देखो हाईएस्ट गया था 886 पे, यहाँ पर स्टार्टिंग मिनट में। उसके बाद थोड़ा सा गिरा और हाईएस्ट देखो, उसके बाद धीरे धीरे 923 और लास्ट में 923 तो छोड़ो, उसके बाद और ऊपर गया है कल मार्केट क्लोज होने से पहले 23 तारीख अल्टीमेटली क्लोज हुआ, ये रहा 954 पे। तो इसका मतलब 835 से 954, मोर देन 100। तो कल भी मार्केट पॉजिटिव था। अगर आप लोग मेरा कल का एनालिसिस भी देखोगे तो हम लोग यही आइडेंटिफाई कर लिए थे, एक्चुअली मेरे पास कल का डेटा नहीं है, मेरा उड़ गया है डेटा। लेकिन आज का सिचुएशंस क्या बता रहे सर, रीजनेबल बुल कैंडल वाज फॉर्म्ड ऑन डेली चार्ट। ये आप लोग अगर डेली चार्ट में यहाँ इसको डेली कर दो, डेली करके इसको तुम ये देखो, कल का कैंडल देखो, ये रहा 20 तारीख, ये रहा, दिस इज दी 23rd कैंडल्स, ये बुल कैंडल था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सुबह बोला कि बुल कैंडल ये बता रहा है सर, बुल कैंडल ऑलरेडी डेली चार्ट में दिख रहा था, और अगर तुम बाकी चीज पे भी देखो कि बुलिशनेस था। द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, निफ्टी इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड टारगेट ऑफ 26,250। ठीक है, फिबोनाची एक्सटेंशन, अच्छा फिबोनाची के बारे में शायद सबको आइडिया नहीं है, मैं धीरे धीरे बात करूंगा फिबोनाची पे, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स है, किसी किसी को शायद आइडिया है, जिसको आइडिया है वो एंजॉय करे, हम बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिबोनाची का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 1.618 का जो एक्सटेंशन है, मैंने बेसिकली मार्केट में यहाँ पर 1.32 1.76 ऐसे करके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट्स के बेसिस पे ना, तो ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि मार्केट मोटा मोटी उसी रेंज के अंदर रहता है, अगर आप या डाउन साइड में जाता है तो कैसे वो बिहेव करते हैं, प्योरली मैथ्स। ठीक है, और ये होके ही रहता है। হ্যাঁ, এইখান থেকে রিট্রেসমেন্ট বা সাপোর্ট লেভেল দুটোতেই চেঞ্জেস আসে। আমি বোঝাবো এটা অ্যাকচুয়ালি খুব একটা, হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি, মানে ফিবোনাচি এক্সটেনশন মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় না, ওখানে একটা মার্কেট ধরুন এতটা পড়েছে, তাহলে এখান থেকে মার্কেটটা আবার রিট্রেস করতে পারে, তাহলে মার্কেট কখন কখন কত পার্সেন্টেজে পড়ছে, এইটা মার্কেটে একটা ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন চলে, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি না মার্কেটের সাইকোলজিক্যাল বিহেভিयर, যে সাইकोलॉजिकल बिहेवियरটা মার্কেটে অটোমেटिकली হয়। আর ये फिबोनाची जो नाम बने चीजें है ना, ये एकदम प्योर मैथ्स में होता है, और इसमें एक्चुअली फिबोनाची सिर्फ मार्केट में नहीं, फिबोनाची एक्चुअली रियल लाइफ में भी होते हैं। ठीक है, पैटर्न है, पैटर्न कर दिया। हाँ, जैसे मानो वो एक पैटर्न है, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर तुम पाइनएप्पल देखोगे, पाइनएप्पल में जो उसका जो कांटा रहता है, वो जो कांटा रहता है वो ऐसा नहीं कि अंथावड़ी है, वो एक पैटर्न में है। इसलिए जो लोग पाइनएप्पल काटते हैं ना, उनको फिबोनाची पता है, बट दे डोंट नो दैट इज अ फिबोनाची। ठीक है, हर किसी को तुम पाइनएप्पल दोगे तो वो काट नहीं सकता, लेकिन तू जो पाइनएप्पल कट करना जानता है उसको वो फिबोनाची का ना जो पैटर्न है उसको पता है, वो ऐसे जगह में काटेगा एक भी कांटा उसके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन हम घर पे लेके काटेंगे, कांटा उसमें रह जाएगा और गला में जाएगा, फिर हम लोग चालू हो जाएंगे कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, फिर डॉक्टर के पास भी कोई कोई डर के मारे भागता है। लेकिन एक्चुअली देखो ये फिबोनाची नंबर्स में बना हुआ है, वो प्रैक्टिकली जानते, ये नहीं जानते कि वो फिबोनाची है। फ्लावर्स के अंदर जो पेटल्स होते हैं, वो पेटल्स का, जैसे लोटस देख लो, सनफ्लावर्स देख लो, उसके अंदर भी ना एक पैटर्न है कि इसमें पहले 1 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 5 रहेगा, इस तरह से पूरा चीज होता है। मार्केट भी ना ऐसा भी होता है, टोटली एक ऊपर वाले का देन बोल सकते हो, और हमें बस उसे डिस्कवर करना है। मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा, फिलहाल इतना समझो कि फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये भी बुलिश ट्रेंड को ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है सर, हाँ एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने तो मैं बताता हूँ। मार्केट का एक वीकनेस है सर, क्या वीकनेस है, क्योंकि मार्केट जरूरत से ज्यादा ही बुलिश हो गया है। लेकिन क्या ये बुलिशनेस खत्म हो जाएगा सर, अभी बुल ट्रेंड चल रहा है, जब तक कोई वीक ट्रिगर नहीं मिलता मार्केट करेक्शन नहीं करेगा। वीकनेस का एक ट्रिगर होगा, वो ट्रिगर कुछ भी नाम पे हो सकता है। जैसे आज मोस्ट प्रोबेबली यूएस में जीडीपी का डेटा आने वाला है, और फिर से फेड का एक मीटिंग होने वाला है। उस फेड के मीटिंग में अगर फिर से कोई पॉजिटिव बात निकल जाए, जैसे कि उनका एम्प्लॉयमेंट डेटा, जीडीपी का ग्रोथ का परसेंटेज, ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में यूएस में आज फिर से मीटिंग है,
तो ये डेटा अगर मानो पॉजिटिव निकल जाता है तो मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, या फिर अगला कुछ 2 दिन साइडवेज पे रहेगा, कुछ देर तक साइडवेज रहेगा। जब तक नेगेटिव न्यूज नहीं आता है प्रॉपर्ली, मार्केट में करेक्शन फेज उस तरह से नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, थर्सडे हमारे यहाँ पर थर्सडे वीकली माने मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है, जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का तो वेडनेसडे है, तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और परसों निफ्टी का एक्सपायरी है, और यही पूरा अभी खेल खेल रहा है। करेंटली जो निफ्टी का ग्रोथ है अगर तुम देखोगे तो इसमें मैक्सिमम ग्रोथ दे रहा है बैंक। द रीजन बीइंग, इवन मैं बार बार जब ग्रुप में लिख रहा हूँ, मैं बार बार बैंक को फोकस कर रहा हूँ। अगर तुम कल का भी डेटा देखोगे, और 19 तारीख में भी मैं बोला था कि बैंक, फाइनेंस, लिटिल बिट आईटी, क्योंकि आईटी में पहले थोड़ा ग्रोथ आ चुका था, तो आईटी में भी उतना और नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर्स, ठीक है, मैंने रेट सेंसिटिव एरिया, मैंने रेट में क्या होता है, मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ रहा है, तो पैसा का फ्लो बढ़ने से वो पैसा अल्टीमेटली बैंक के थ्रू से ही ट्रांजेक्शन होगा, तो बैंक का बिजनेस बढ़ेगा, और बैंक का बिजनेस बढ़ने से इकोनॉमी को एक अलग बूस्ट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग शेयर्स में वो मजा वो लेगा। और बैंकिंग स्टॉक में बहुत दिन तक मोमेंटम नहीं। अब आप बोलोगे सर बैंकिंग स्टॉक में मोमेंटम क्यों नहीं था इंडिया में? क्योंकि बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो खराब हुआ। क्यों? क्योंकि सभी लोग आजकल एसआईपी और मार्केट में आ गए। स्पेशली जो मॉडर्न यूथ है, ये बैंक में भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। वो 6-7% का जो चिंदी अमाउंट है ना, पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड विद दैट, कि भाई ये 6-7% तुम ही रख लो भाई, हमको नहीं चाहिए। तो कई बार सेबी ने सोचा है, आरबीआई गवर्नर ने भी सोचा है कि एक काम करते हैं, मार्केट को गिरा देते हैं। और गिराने के लिए भी ये लोग ना कुछ ऐसे ऐसे चीजें सोचा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का माने ऑप्शन ट्रेडिंग करने का जो लिमिट है, लिमिट में बैम्बू देते हैं। ऑप्शन ट्रेड करने के लिए तुम लोग जैसे 2-4 हजार में ट्रेड कर लेते हो, 2-4 हजार का अमाउंट नहीं रखेगा, एक एक लॉट का साइज बढ़ा देगा, मिनिमम 10,000 20,000 कर देगा। ऐसा भी सोच विचार इनका है। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा नहीं जाता। लेकिन मार्केट इज टोटली कंफ्यूज, मैंने इकोनॉमिस्ट एंड थिंक टैंक मैंने जो लोग डिसीजन लेते हैं, दे आर कंफ्यूज बेसिकली इसलिए क्योंकि तुम जबरदस्ती लोगों को इस तरह से टर्न ओवर, मैंने इस तरह से तुम टर्न अराउंड नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इनको अचानक से बैम्बू देके मार्केट का पैसा बैंक में दे देगा, वो गुस्सा ही करेगा और उसका इम्पैक्ट मार्केट में भी पड़ सकता है। तो ये लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ बड़े बड़े थिंक टैंक बोल रहे हैं, जैसे कि अरुंधति भट्टाचार्य जो स्टेट बैंक का चेयरमैन थे, वो अभी सेल्स फोर्स में, सेल्स फोर्स जो एक बहुत ही फेमस मार्केटिंग कंपनीज है आज के डेट में वर्ल्ड वाइड का, शायद आप जानते हैं, ठीक है, सेल्स फोर्स का वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी। तो सेल्स फोर्स में वो अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। तो उनका भी एक, मैं जस्ट इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि बैंक को कुछ नया सोचना पड़ेगा। इस तरह से नहीं होगा कि आप एक जगह को बैम्बू देके दूसरे जगह में लोगों का पैसा का फ्लो बढ़ाओगे, ऐसा नहीं होगा। बैंक को भी कुछ इनोवेटिव मेथड सोचना पड़ेगा। आप लोग वही पूरा घसा पीटा चीज में नहीं चल सकते। चीजें बदले हैं, समय बदला है, लोगों के साथ आप भी बदल जाओ। और ये बात आरबीआई गवर्नर को भी समझना है। एक्चुअली वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि इससे पहले इंडिया का फेवरेट चीज था एफडी। कुछ नहीं तो सब एफडी करता था और स्टॉक मार्केट में सब डरता था। लेकिन कोरोना के बाद से पैटर्न धीरे धीरे चेंज होते होते और मार्केट में काफी, एक चीज देखो, एक चीज हुआ है, आप लोग मानो या ना मानो। अब वो कोई बोलेगा सर ये आप थोड़ा ज्यादा ही बीजेपी को फेवर कर रहे हो, देखो मार्केट में 26,000 जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, अल्टीमेटली मार्केट 26 की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। अब मानो या ना मानो, मैं क्यों बोला कि मार्केट में जो ये जो पैटर्न बदला है, इसके पीछे बीजेपी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, जिस तरह से ये लोग ट्रेन एंड एटसेट्रा में या रियल एस्टेट सेगमेंट में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो रैपिड चेंजिंग हो रहा है। पहले इंडिया कभी वंदे भारत जैसे इस तरह का चीज कभी नहीं सोचा था, बुलेट ट्रेन जैसा चीज इतना फास्ट ट्रैक में आएगा नहीं सोचा था। 5G में इंडिया का खुद का टेक्नोलॉजी बना, इवन 6G का भी एक पैटर्न बनाने जा रहे हैं। तो ये जो रैपिड चेंजिंग एक सिचुएशन है जो लास्ट 5-10 साल में इंडिया के अंदर आया है, एज वेल एज तुम अगर सोशल मीडिया को भी देखोगे, सोशल मीडिया में भी ना बहुत ही पॉजिटिव बातें ज्यादा हो रहा है कॉम्पेयर टू नेगेटिव बात। और इवन स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, ये सब चीजों का भी ना पहले से काफी ज्यादा बूमिंग हुआ है। और इसका मेन रीजन ऑब्वियसली गवर्नमेंट एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ने क्या एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो सारा एनवायरनमेंट अल्टीमेटली हेल्प कर रहा है कि मार्केट का ये बूमिंग सिचुएशंस को बना कर रखें। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो इस बात को इग्नोर करेगा वो मार्केट मोमेंटम का ये सिचुएशंस को हमेशा मिस करेगा। हाँ, स्टॉक मार्केट एज अ पॉजिटिव, स्टॉक मार्केट है स्टॉक मार्केट के एज अ पॉजिटिव बोलो, या फिर पहले कर सकते हो ये बाड़ी देखो
না না অ্যাকচুয়ালি ওরা ভাবছে ওনার কাছে কোনো প্ল্যান নেই, উনি সব কিছু করেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, উনি ওনার বক্তব্য হচ্ছে ফিউচারে যদি স্টক মার্কেটে আসতে যাবে ক্ষতি। অবভিয়াসলি ক্ষতি তো কিছুই নয়, বরং ভালো, ডেভেলপ ইকোনমির মতো আমরা পারফর্ম করবো, ক্ষতি तो কোনো एंगल থেকে নেই। কিন্তু এই কথাটাই বোঝাতে চাইছে कि मार्केट में कुछ नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस चलता है। हम लोगों को ना अगर बहुत ज्यादा कुछ वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ ना हो, इंडियन मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है। सर जो डायरेक्ट टैक्स आने वाले हैं, इससे क्या डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, अब वो थोड़ा अलग डिस्कशन हो जाएगा, उसको छोड़, ठीक है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पोर्ट बन चुका है, अब आएगा तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा, अभी तो नहीं आएगा सर। तो उसका एक अलग इम्पैक्ट हो सकता है, अभी सिचुएशन अराइज नहीं हो रहा है, मैं उसके बारे में बात करूँ, ठीक है। मैं फिलहाल जस्ट तुमको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी का बूमिंग सिचुएशंस का क्या रीजन क्या है, रीजन क्या है, ये बस दिमाग में थोड़ा सा रखने का कोशिश करो कि क्यों इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव नहीं खा रहा है और क्यों ये लोग डर नहीं रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव में तो पहले इंडियन मार्केट डरता, स्पेशली रिटेलर्स। देखो एफआई डीआई दे आर ऑर्गेनाइज थिंकर, वो लोग अब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, पर रिटेलर को नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आजकल रिटेलर को पता लग रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस इज द बिग थिंग। इसलिए आप जब सोच रहे हो कि मार्केट तो अब गिर जाना चाहिए, फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है, उल्टा बुलिशनेस। जैसे साइकोलॉजी कैसे काम करता है, मार्केट बहुत बड़े, कल तो सेल जनरेट होगा, तो सेल जनरेट होगा तो नेगेटिव होगा, तो 2 दिन से तो नेगेटिविटी होना चाहिए, तो अभी तक तो नहीं हुआ। सर 800 में चल गया तो लग गया। अब वो देखो बीच बीच में मार्केट चलते चलते कब क्या बिहेव करेगा वो अलग चीज है, ओवरऑल सिचुएशंस क्या है दैट्स द इम्पोर्टेंट। बीच बीच में तो बहुत कुछ है, तुम कहीं पर गाड़ी लेके जा रहे हो, बीच में कहीं थम ही सकते हो थोड़ा सा, है ना, या फिर थोड़ा टर्न करके पीछे भी एक बार आ सकते हो, लेकिन ओवरऑल तुम अपने डेस्टिनेशन में जा रहे भी नहीं जा रहे, वो इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में मार्केट बहुत खेल खेले। हाँ अक्षत बोलो, कुछ बोल रहे थे, बोलो बोलो। सर मैंने भेजा है वो डेटा व्हाट्सएप पे, ग्रुप देख पे रहा हूँ। शेयर। एनएससी में तुमने कल का डेटा भेजा, बाई वैल्यू 11,000, सेल वैल्यू 10,000, एफआईआई का 12,094, 11,680, नेट वैल्यू 404। सर नेट वैल्यू 404 का मतलब ऐसा है कि ये तो कल का डेटा दे रहे हो ना तुम, मैं समझ गया तुम जो डेटा मुझे शेयर किया, ये आप स्टॉक्स में भी हमें मिल जाएगा। एक सेकेंड सर, अभी भी नेट बेसिकली एफआईआई स्टिल पॉजिटिव, एफआईआई अभी भी मार्केट में पॉजिटिव है सर। क्या हो गया? हाँ वो तो है, मैं आपको ये जो ये बोल ये रहा जो हूँ। 400 करोड़ आपने दिखाया ना सर मुझे, ये 400 करोड़ एक्चुअली कल मानी यस्टरडे 23rd को एफआईआई के मार्केट में नेट पोजीशन है, मैंने पॉजिटिव है, खरीदा है सर। हाँ मैं वो बोल रहा हूँ कि एफआईआई के मतलब ऑब्वियसली 11,000 ये निकाला भी है, लेकिन फिर भी मार्केट उतना नहीं गिरा है। हाँ मार्केट इसलिए नहीं गिरा क्योंकि एफआईआई ने जरूर निकाला है, लेकिन रिटेलर का अभी पोजीशंस मार्केट में बना हुआ है, और डीआईआई भी तो मार्केट में अवेलेबल है ना सर। डीआईआई भी तो मार्केट छोड़ के नहीं जा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ट्रेंड दिखा रहा हूँ। देखो लास्ट कुछ दिनों से मार्केट मोमेंटम में इतना ग्रोथ आने के पीछे कौन है और कैसे वो लोग काम किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्केट में पॉजिटिविटी तभी आ रहा है, एक्चुअली देखो पॉजिटिविटी का ट्रिगर क्या था, रेट कट, फर्स्ट चीज थिंग ये है। अब पॉजिटिविटी का ट्रिगर रेट कट है, अब इस रेट कट ट्रिगर में मार्केट में पैसा का फ्लो होगा, तो मार्केट में पैसा का फ्लो होगा, ये हम लोग को पता था, हम लोग एकदम 100% श्योर। अगर 19 तारीख ने किसी ने पैसा नहीं कमाया, वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता, एटलीस्ट जिसको मार्केट के बारे में पता हो, है ना। अगर 19 तारीख नहीं कमा पाया, 20 तारीख नहीं कमा पाया, तो फिर और कब कमाएगा, क्योंकि श्योर शॉट मार्केट है। और मैं जितना जानता हूँ कि ऑलमोस्ट 70-80% लोग जो हमेशा लॉस करता है वो भी 20 तारीख को कमाया है, ठीक है। नाउ पॉइंट इज, आप देखो यहाँ पर 19 तारीख को, ये देखो एफआईआई माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का पैसा इंडियन मार्केट में कितना आया था, नेगेटिव में गया था 19 तारीख को। एफआईआई का पैसा देखो 2547 करोड़ का नेगेटिव, और डीआईआई 2012। इसलिए क्यों हुआ सर, स्टार्टिंग में एफआईआई पैसा डाला था, लेकिन लास्ट में अगर तुम 19 तारीख का चार्ट देखोगे, पहले बढ़ा फिर गिरा, तो ओवरऑल सिचुएशन नेगेटिव में खत्म हुआ एफआईआई की तरफ से। लेकिन डीआईआई का पॉजिटिव था, इसलिए मार्केट में कोई क्रैश सिचुएशन नहीं, हल्का करेक्शन या साइडवेज मोमेंटम बना, क्योंकि एक बाई कर रहा है तो दूसरा सेल कर रहा है। एफआई ऑब्वियसली बिग मनी है, बट डीआईआई भी कुछ कम नहीं है। डीआईआई के अंदर कौन आता है, हमारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ये सब मिला जुला के डीआईआई, ठीक है। अच्छा सेकेंड एरिया तुम देखो 20 तारीख को, जिस दिन मार्केट में सुपर डुपर हिट था मार्केट,
इस दिन का तुम मार्केट मोमेंटम देखो, इसमें एफआई का पैसा कितना घुसा, 14,000 करोड़। आई थिंक ये लास्ट 3-4 महीने का हाईएस्ट अमाउंट है। ये अगस्त से डेटा दिख रहा है, लेकिन अगर तुम और पिछले 2 महीने में जाओ तो भी तुमको 14,000 करोड़ तो नहीं मिलेगा। इससे पहले 10,000 करोड़ देखा गया है, बट 14,000 करोड़ नहीं देखा गया। तो 14,000 करोड़ 20 सितंबर को मार्केट में एफआईआई का एंट्री हुआ है। तो वो मार्केट में तो ग्रोथ देना ही था, इसलिए मार्केट 20 को इतना ज्यादा छलांग मारा था, और मैं बार बार पॉजिटिव था। आप लोग अगर देखोगे, जब भी मैं बार बार बोल रहा कि 800 क्रॉस 26,000 तक का कोशिश है इसका। मार्केट कहाँ था, 500 के भी नीचे था। প্রিমিয়ামটা যারা আমি যে বলতে যারা 26,000 টাকা বলেন তারা ভালো জানে এর মধ্যে প্রিমিয়ামটা এরও কম পড়ে টাকাটাও কম পড়ে ठीक है, तो ये रीजन है। अच्छा, अब देखो कल का सिचुएशन 23 तारीख को। 23 तारीख का क्या हुआ है, मैं एक्चुअली अक्षत के बातों में ही बात कर रहा हूँ। अक्षत ने मुझे जो डेटा मुझे व्हाट्सएप किया, अक्षत देखो कल एफआईआई ने 404 करोड़ का अगेन बाई किया है। मैंने एक्चुअली कल का डेटा में जो एक्चुअली अक्षत ने मुझे जो शेयर किया एनआईसी के शेयर साइट से, वहां पर 11,000 करोड़ का एक्चुअली देखो, वो लोग भी तो ट्रेड करता है ओपन मनी मार्केट में, तो कितना उन लोग बाई किया कितना सेल किया। तो बाई सेल करने के बाद भी बायर साइड ज्यादा है एफआई तरफ से, सेलर साइड कम। मैंने इसका मतलब ये नहीं कि 14,000 करोड़ जो डाला था, ऑब्वियसली ये तो उस दिन का था। 14,000 करोड़ का ओवरऑल आप बोल सकते हो कि बाइंग सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर बाई सेल मिला के सिचुएशन इज लाइक कि 404 का पॉजिटिव, और एज वेल एज तुम देखो। हाँ बोलो सर। सर ये एफआईआई का जो डेटा आता है इसमें क्या गिफ्ट निफ्टी का भी ऐड रहता है, क्योंकि ये भी तो फॉरेन मार्केट ही है। नहीं, गिफ्ट निफ्टी इसमें नहीं है, गिफ्ट निफ्टी इसमें नहीं। ये हमारे डायरेक्टली एनएसी में। अच्छा ओके। गिफ्ट निफ्टी एक्चुअली उनके लिए है, गिफ्ट निफ्टी का सिस्टम अलग है। गिफ्ट निफ्टी में एक्चुअली जो फॉरेनर्स इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उनको गिफ्ट निफ्टी में करते हैं। ये एकदम प्योर इंडियन मार्केट में जो हमारा एनएससी बीएससी में जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग निफ्टी बोलते हैं या फिर सेंसेक्स बोलते हैं, ये मैं निफ्टी का डेटा दे रहा हूँ आपको। निफ्टी में मार्केट में कितना एफआईआई का पैसा है वो चीज है, गिफ्ट निफ्टी का पैसा इसमें काउंट नहीं। ओके। अच्छा, इसमें और एक चीज देखो आप, डीआईआई का भी कल पॉजिटिव था, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी एफआईआई डीआईआई हल्का हल्का पॉजिटिव है। तो वही चीज हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, पॉजिटिव है बोल गई ना, कल भी गैप अप दिया और मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ गया, और आज भी देखो मार्केट अल्टीमेटली जो कल से मैं बोले जा रहा हूँ 26,000 इसका टारगेट है, तो यही टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। लेकिन देर इज अ कैच, अगर 26,000 पार कर गया और अगर ये 100-200 के आसपास जाने का कोशिश भी किया। अच्छा, यहाँ पर और एक डेटा देखो आप, ওপেন ইন্টারেস্ট অ্যানালিসিস। সুমিত দা দেখুন, এই যে আপনি কল বা পুটের কথা যে ভাবছেন, কল কথার মানে আর কিছুই নাই, যে এখানে কল ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিলাম, কল বাই করেছে, তাই না? কল মানে হচ্ছে কত লোক কিনছে, বাই করছে। আর পুট মানে হচ্ছে, পুটটা হচ্ছে একটা কনসেপ্ট, যখন মার্কেট পড়তে পারে তার উপর বেস করে কত লোক পুট অপশন বাই করছে। মানে পুট মানে মার্কেটের পড়াতে তারা পজিটিভ, আর কল মানে যে মার্কেটের বাড়াতে তারা পজিটিভ, মানে যদি তারা বায়ার। যেমন এখানে আমি একটা ओपन इंटरेस्ट डेटा খুলেছি। ओपन इंटरेस्ट কথার মানে হচ্ছে, ओपन इंटरेस्ट उसे कहते हैं, जिसको नहीं पता एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, इसको ट्रैक करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका माना जाता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। एटलीस्ट आप यहाँ पर मार्केट का रेंज बाउंड समझ सकते हो, ये मार्केट रेंज बाउंड कितना रह सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप ये कब का एक्सपायरी है देखो, ऑप्शंस क्या होते हैं ना, एवरी वीक एक्सपायर होता है। जैसे निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी डेट है 26 तारीख, थर्सडे। तो इस एक्सपायरी का जो ओवरऑल सिचुएशन है निफ्टी में, कितना लोग निफ्टी के फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव और कितना लोग निफ्टी के फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर भी अलग होता है, लेकिन यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके जो ऑप्शन मार्केट को रेडी किया गया है, कि आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस दिया जा रहे हैं कि क्या लग रहा है कि निफ्टी
ये सबको बोल रिजॉइन करने में, और आप लोग भी ना वो ग्रुप में लिंक दिया हुआ है ना, उसमें ज्वाइन करो। अक्षत, हाँ सर। हाँ ठीक है, एक्चुअली लाइन चला गया है सर। हाँ हाँ तो सर आज जाएगा वो, 2 दिन तक जाने की बात है। वो क्या अंडरग्राउंड ये लाइन? चल रहा है ना, अच्छा वायरिंग का जितना ऊपर जितने वायरिंग्स है ना सब अंडरग्राउंड कर रहे हैं ये लोग धीरे धीरे। ओ, तो उसकी जगह यहाँ पे भी 2 दिन नहीं रहेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे। कार्ड चलने का अंडरग्राउंड को। अच्छा, तुम लोगों का भी उधर ये है क्या, WBSC हाँ है? हाँ। ओ, अच्छा। अपूर्व, ऑर्गो, रजत जी, सुमिता, अच्छा सुमिता, ये सुमिता है, ठीक है। मैं सोचा हम लोग का बॉस सुमित। तुम लोग ज्वाइन कर लो, ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन हो जाए। सबको मेरा आवाज आ रहा है ना? ऑर्गो, अपूर्व, ये अपूर्व, रजत जी। हाँ हाँ आ रहा आ रहा। ओके ठीक है सर, ठीक है। हाँ कर ले। ए, ज्वाइन। हाँ टीम्स है ना तेरा फोन में? हाँ सर, लैपटॉप नहीं ज्वाइन करेगा तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। सर मीटिंग ये आईडी फाइल की जाएगी। কেন মিটিং আছে? তুমি কি জয়েন করো নি নাকি আগে কখনো? हाँ তো লিংকে ক্লিক করো না। लिंक ही क्लिक डाउनलोड HDMI केबल है, उसको कनेक्ट कर देने से सभी देखेंगे। नहीं क्या नहीं। अच्छा तो तेरे लैपटॉप में लगा देता हूँ, सबको देखेंगे। लेकिन नहीं है इसमें मैं क्या। देखना अभी हम लोग स्टार्ट करेगा। म्यूट करो। क्या ये क्या वीडियो ऑफ करो। पप्पू दा एकदम चिकने चिकने हो गए हैं। কাকা एक लिख बोलो। ওই মিউট করো না। अच्छा बोललाम কোথায় করো, সাইলেন্ট করো, তাহলে ফোনটা সাইলেন্ট করো। ঠিক আছে, তোমার ফোনে একটা মাইকের বাটন আছে, ওটা বন্ধ করো। ना स्पीकर का बोलो स्पीकर का হয়েছে? এখনো হয়নি। ऑडियो ऑफ है, की सब है। স্পিকারটা বন্ধ করলে আওয়াজটা হবে না, তাই তো? ऑडियो ऑफ कर दीजिए। চলো, অসুবিধা হচ্ছে না তো? नहीं सर। গরম টরম লাগছে না তো? ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार कंफर्म करो सर। हाँ सर शेयर है। ओके सर, ठीक है। देखो सर, मार्केट का एक चीज देख रहे हो सर, मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है অ্যানালিসিস, দেখেছো? মার্কেটের মতো नहीं অ্যানালিসিস। बोले तो सर आ जाएगा। থাক আমি দেখছি, আমি আমি আগে আমার আমার নেটওয়ার্কটা আসুক, জিও ফাইবার তো টাইম লাগবে, ততক্ষণ একটু ক্লাস কন্টিনিউ হোক, 5 মিনিট পর চেঞ্জ করবো। আমি জানতাম डाउनलोड ক্লাস স্টার্ট করবো আর হবে, মানে डाउन होगा। দিস ইজ সাইকোলজি। अब तो कान में मालूम डाउनलोड छोड़ दे। देखो शॉर्ट टर्म करेक्शन, ये 26 जाएगा, एक बार तो जाएगा। देखो बेसिकली मार्केट का इच्छा यही है। अच्छा एक चीज देखा तुमने, डबल टॉप बना था, हाँ पक्का पक्का डबल टॉप बनाया, एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया बीच में, ठीक है, और डबल टॉप बना के ये देखो फिर से एक चांसेस है कि यहाँ से मार्केट वापस 980 के तक जाने का चांसेस है, ट्राई करेगा। बेसिकली ना ये भी रेंज बाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है बोले तो, रेंज बाउंड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, गिरने वाला कोई सिचुएशंस नहीं है अभी, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड सिचुएशंस। मैंने यहाँ पर मार्केट बुल के हाथ में भी होगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा बियर के हाथ में, मैंने बीच बीच में बायर सेलर दोनों कमाएगा। ऐसे सिचुएशंस में क्या करना होता है, मैं आप लोगों को सिखाया सर। देखो मार्केट का रेंज बाउंड सिचुएशंस कहाँ से मैंने जनरेट किया, वो चीज आपको मैं सिखाता हूँ। देखो रेंज बाउंड क्यों हो रहा है मार्केट,
मार्केट का ये सिचुएशन देखिए सुमित दा, आपके लिए बोल रहा हूँ, इन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा बेसिकली इन सिंपल ये कहता है कि मार्केट में दो तरह का चीज होता है ऑप्शंस में, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल बेसिकली एक, आप ऐसे समझो कि कॉल इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो फ्यूचर मार्केट के प्रेडिक्शंस के ऊपर बना गया कि अगर फ्यूचर मार्केट बुलिश है तो लोग क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। नॉर्मल फ्यूचर भी बाय किया जा सकता है बट उसमें बहुत हाई वैल्यू लगता है और उसका एक्सपायरी मोटा मोटी 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक होता है। ऑप्शंस का एक्सपायरी एवरी वीक है और वो कॉम्पिटिटिवली सस्ता रेट में होगा। मैं जहां पर एक फ्यूचर खरीदने के लिए निफ्टी का आपको कम से कम 50,000 60,000 का खर्चा पड़ेगा, लेकिन वहीं पर एक ऑप्शंस का लॉट खरीदने के लिए आपको हार्डली खर्चा पड़ेगा 4,000 5,000 डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस प्रीमियम, मार्केट का एक्सपायरी डेट, उसके ऊपर 2,000 4,000 में भी मिल जाता है, कभी कभी तो 500 700 में मिल जाता है। एक्सपायरी डेट के दिन तो बहुत सस्ता मिलता है। तो नाउ पॉइंट इज दैट वो रेट क्या चलता है, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें बाद में आपको मैं समझा दूंगा, वो इशू नहीं है। बट मेन पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर कॉल साइड में फिर से पप्पू का प्रॉब्लम ये ऑन स्पीकर ऑफ या कहाँ, ये देखिए कॉल साइड में 26,000 में मैक्सिमम लोग ओपन इंटरेस्ट करके बैठे हैं। दैट मीन्स मार्केट में कम से कम 75 लाख के आसपास का लोग यहाँ पर पोजीशंस लेके बैठा हुआ है, ऑलरेडी ये लोग कॉल बाय करके बैठा हुआ है मार्केट। दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि मार्केट में एक बहुत अप्रोक्स 75 लोग का ऑलरेडी पोजीशंस है, तो अगर ऑलरेडी पोजीशंस है तो ये बेसिकली मार्केट को 26,000 की तरफ खींच रहा है कि और भी लोग इसमें कनेक्ट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अकेला नहीं है, मार्केट में 25,500 में भी देखो पुट साइड में 75 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में ऐसे लोग जो ओपन पोजीशंस लेके बैठा हुआ है, माने ऑलरेडी पोजीशंस पे है, किसी ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है, अप्रोक्स 75 लाख पोजीशंस, जो चाह रहा है कि मार्केट 25,500 में आए। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो लोग ये रेड लाइन यहाँ पर पुट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग दिखाता है, किसी किसी में, जैसे अगर आप लोग सेंसिबल यूज करोगे तो सेंसिबल में देखोगे कि रेड माने कॉल और ग्रीन माने पुट, और यहाँ पर उल्टा है यहाँ पर ग्रीन माने कॉल और रेड माने पुट। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज होता है, उसका अपना अपना है, तो ये आप लोग प्लीज चेक करिएगा। इसलिए मैं बोल दिया। अब अपस्टॉक्स में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रेड को पुट दिखा रहा है और ग्रीन को कॉल दिखा रहा है, सेंसिबल उल्टा दिखाता है। बस आप चेक कर लीजिएगा कि रेड का मतलब क्या दिखा रहा है और ग्रीन का, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसा नहीं मतलब ये रेड देखा माने आप पुट देख लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर 75 लाख के आसपास का पोजीशन पुट साइड में है, 25,500 में है। इसका मतलब अगर मार्केट ड्रैग करेगा तो 25,500 तक खींचेगा, लेकिन मार्केट अप साइड में 26,000 में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। इसलिए देखो करंट मार्केट में सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी इस पॉइंट पे है, और कल भी मार्केट, अभी मार्केट 970 के आसपास है, कल भी मार्केट अप्रोक्स 25,950 के आसपास क्लोज हुआ था, है ना। अच्छा, अपकमिंग सिचुएशंस में अगर तुम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में देखो, माने बुल साइड में, इसको हम लोग ऑप्शंस में बोलते हैं ओटीएम। ओटीएम माने आउट ऑफ द मनी, जो करंट मार्केट के आसपास में नहीं है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, जैसे कि ये 26,000 भी ओटीएम है, क्योंकि अभी तक मार्केट 26 टच नहीं किया, तो सबसे नियरेस्ट ओटीएम पोजीशन है 26,000, उसके बाद 26,100, लेकिन 26,100 ना साइकोलॉजिकली पॉइंट नहीं है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है 26,200। इसलिए 50 लाख के ऊपर से ज्यादा लोग यहाँ पर कॉल खरीद के रखा है। दैट मीन्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ लोग जो भारी मात्रा में करंट सिचुएशंस में मार्केट को 26,000 में देखना चाहता है। ठीक है, इसके बाद तुम अगर देखो 26,500 में भी पोजीशन है। अच्छा, सिमिलर टाइम फ्रेम में 26,200 में, पॉइंट बी नोटेड सर, 26,200 में पुट का संख्या बहुत ही कम है, 26,500 में भी पुट बहुत कम है। इसका मतलब है कि 26 जाएगा ये इनको लगता ही नहीं है। पुट का मैक्सिमम कंसिडरेशन कहाँ है, 25,900, 25,800, 25,700, 25,500। अच्छा, क्या अब यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब है कि मार्केट का जो करंट रेंज है, मुझे जितना समझ में आ रहा है करंट सिचुएशंस को देखते हुए,
अगर मार्केट में थोड़ा बुलिश, जैसे मानो कि मार्केट में जो लोग पैसा डालते हैं, जो बायर्स होते हैं, कौन है मार्केट में बायर्स? एफआईआई है, डीआईआई है ना? दे आर स्मार्ट मनी, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी। इनके पास बहुत पैसा होता है। हम लोगों के पास इतना पैसा इकट्ठा एक साथ नहीं होता। मैंने एक्चुअली हम लोग क्या है ना, रिटेलर्स है। अब रिटेलर एक साथ तो सेम पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग रिटेलर अलग अलग सोचते हैं। अगर ये लोग एक साथ एकजुट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये लोग एक साथ एकजुट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, एफआईआई डीआई का अगर मार्केट में बूस्ट होता है, हम लोग बस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। अगर एफआईआई डीआई मार्केट में थोड़ा बूस्ट करता है हल्का, जैसे मानो अगर 200-300 करोड़ भी आज परचेस कर लेता है बाई साइड में, सेल भी करता है, लेकिन सेल से अगर बाई ज्यादा करते हैं तो मार्केट 26 पार कर देगा। लेकिन अगर ये लोग उस हिसाब से पोजिशंस में नहीं आते तो मार्केट साइडवेज में ही रहेगा। और अगर कहीं पर अगर ये लोग बाई चांस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन इनको लगता है कि भाई प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इसको खींच के 2500-500 तक ले आने का कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2500 में पोजिशन है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ओवरऑल 2500 से लेके 26,200 तक ब्रॉड बेस्ड में है। नाउ पॉइंट इज दैट कि क्या मार्केट सच में 25,500 में नीचे ड्रैग करेगा या 26,200 में खींच के लेके जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब इसके बीच में बेसिकली एक पेंडुलम की तरह हो जाए, माने कि इसके बीच में हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा नीचे ड्रैग करे तो मार्केट 25,750 में, क्योंकि देखो दोनों साइड से जब खींचा तनाव चलता है, ये बोल रहे तुम मेरे तरफ आओ, 26,000 के लोग बोल रहे हैं हमारे तरफ आओ, 25,500 के लोग बोल रहे हैं हमारे तरफ आओ, तो क्या मार्केट किधर जाएगा? बीच में रहेगा। तो बीच में अगर लोअर साइड में आ सकता है तो मार्केट 25,750 तक आ सकता है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दी सपोर्ट लेवल। বুঝতে পারছিস সুনিতা কিছুটা? কিছুটা বুঝতে পারবেন, धीरे धीरे आगे ऊपर से मार्केट सपोर्ट लेवल में कहां तक आ सकता है? 750 तक। अगर नीचे गिरता है, जोर का भी गिरता है, तो 750 बहुत डीप है। मोटा मोटी 25,900 या 800 इज ओके, बट 750 थोड़ा सा ज्यादा ही बेयरिशनेस के ऊपर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और हायर साइड में रेजिस्टेंस इज 26,000 करेंटली। 26,000 में जाने के बाद तुम लोग चेक करना, जैसे ही 26,000 जाएगा मार्केट थोड़ा सा गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम बना रहे तो मार्केट को 200 तक खींच के ले जाने का ट्राई मार्केट पूरा करेगा। अगर 200 तक जाने का कोई ट्रिगर पॉजिटिवली नहीं मिलता है, लाइक एफआईआई डीआई जैसा मनी मार्केट में नहीं घुसता है, तो फिर मार्केट वहां से नीचे ही आए। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? अब ऑब्जर्व करो, अब देखो होता क्या है। देखो भाई, मार्केट ना तो मुझे फोन करके बोलता है, ना तो किसी को फोन करके बोलता है। मार्केट का एक अपना साइकोलॉजी है, और ये साइकोलॉजी मार्केट में रहते रहते ही मार्केट को समझा जा सकता है। आप जिस फील्ड में काम करते हो उस हर फील्ड का साइकोलॉजी आपको पता है, पॉइंट बी नोटेड। आप लोग जिस फील्ड में काम करते हो सबका अपना प्रोफेशन या सब्जेक्ट, या अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो अपने एक सब्जेक्ट में आप डील करते हो, है ना? तो जब आप पढ़ते हो या काम करते हो उस मार्केट में, उस सिचुएशंस में क्या चल रहा है, क्या चल सकता है, आपको पता है कि नहीं पता? तो फिर मार्केट में आप एक दिन दो दिन आके आप कैसे मार्केट को सीख जाओगे? ये भी तो एक अपना लेवल में एक इंडस्ट्री है, ये भी तो अपने लेवल में एक कॉर्पोरेट सिस्टम है या फिर एक बिजनेस सिस्टम है। तो इसका भी अपना एक साइकोलॉजी है, इसमें समय देने से ही इसके बारे में पता लग सकता है। बहुत लोग मुझे पूछते सर आपको कैसे पता चल गया? सर मैं 10 साल से इस मार्केट में हूँ, इस मार्केट के साथ समय बिता रहा हूँ, तो मुझे एक आइडिया हो रहा है। आप लोगों में से भी काफी लोग समय दे रहे, तो उनको भी पता चल रहा है। रोशन जी तो ऑलमोस्ट आई थिंक कि 8-10 बजे रहेगा तो मार्केट है ना? ठीक है। अब अगर मानो 10 साल से कोई मार्केट को देख रहा है तो उसको भी एक आइडिया होता है कि क्यों मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों, कब करता है, क्यों करता है। तो ये बिहेवियर पैटर्न ना एक दिन में तो बिल्ड नहीं होने का, या फिर 3 महीने के कोर्स में भी बिल्ड नहीं होने का। लेकिन हाँ, 3-4 महीना 5 महीना पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको वो चेकलिस्ट पॉइंट का पता चल जाएगा कि सर पढ़ाए थे कि इस पॉइंट पे मार्केट ये बिहेव करता है, इस इकोनॉमिक इवेंट पे ऐसा होता है, ये कैंडल स्टिक्स पे ऐसे बिहेव करते हैं, इस पॉइंट पे ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, इस पॉइंट पे फिबोनाची काम करता है। तो ये सब चीज जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता रहेगा, और पोजीशंस बना के आप मार्केट में टिक पाओगे और डर कम हो। समझ में आ रहा है कुछ? चलो एक काम करते हैं, हम लोग टेक्निकल का जो टॉपिक है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जो लोग अच्छा वोडाफोन में मेरे को पूछ रहा था वोडाफोन में क्या हुआ? सर वोडाफोन वन में तो मेरी किस्मत ही खराब थी। कितने बजे किया अक्सर, कितने बजे किया? सर जैसे ही मार्केट खोला मैंने पोजीशन लेने के लिए किया, लेकिन लिक्विडिटी इशू की वजह से नहीं हुआ।
और वही एग्जीक्यूट ही नहीं प्रीमियम होने दिया। नहीं होने दिया। मेरा 25 पैसा Second में time मैं मैंने लेने वाला था, 25 पैसा वाला प्रीमियम 90 पैसा गया। वो तो मुझे पता था, इसलिए तो बोला था। तो देखो मैंने जब कैलकुलेट किया मेरा 22,000 का प्रॉफिट था अगर मेरे को मिलता तो। हाँ मुझे पता है, अरे ये पप्पू ने कमाया सर, पप्पू कल 2000 हाँ या देखा 4000 कुछ मैंने, कमाया, 2000। पप्पू को मिल गया। अरे क्या होता है ना, लिक्विडिटी इश्यू के कारण थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम किया, थोड़ा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 घंटा बाद इसमें और कोई दम नहीं था। मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं अभी इसका। तो साढ़े 10:30 ये देखो लास्ट काफी 10:30 दिनों पे से, चल रहा है। तुम अगर इसका, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वोडाफोन में मैंने क्यों ट्रेड लेने बोला था और इसके पीछे क्या ट्रेड करता है, ये मार्केट आपको कैसे हेल्प करता है पर्टिकुलर डे में। रोज ट्रेड करना ऐसा कोई जरूरी बात नहीं, ठीक है। मौका देख के चौका मारो, सिंपल बात है। आपका पैसा आप चलाओ, ड्राइवर आप ही होगा ना। देखो এক বার যাবে 26-এ গিয়ে একবার একটা জোরে জোরে নিচে টানবে, দেখবে ওই সময় 100 পয়েন্ট নিচে নামিয়ে দিতে পারে। 26-এ যাওয়ার পর খুব জোরে টানতে পারে, তারপর আবার কনসলিডেট হয়ে আবার মোটামুটি ওই 900 950 তে ক্লোজ হবে। মানে এটা বোঝা যাচ্ছে মার্কেটের এখন বোঝেন, এরকম নাকি 26-এ যাবে ওখান থেকে টেনে একদম 500 নামিয়ে দেবে, এরকম হয় না। ওইরকম সেদিনকে হয় যেদিনকে কোনো নেগেটিভ জিনিস মার্কেটে হয়ে যায়, যেরকম মোদি হেরে গেল, বা মোদির সিট কম এলো, বা নির্মলা জি এমন কিছু ট্যাক্সে রিফর্ম আনলো যেটা মার্কেটের পছন্দ হলো না, বা আমেরিকাতে এমন কিছু ঘটলো যে জিনিসটা ঘটার মতো নয়, তখন মার্কেট এরকম বিহেভ করে। আদারওয়াইজ মার্কেট ওইসব ছোট ছোট জিনিস এরকম বিহেভ করে না, এগুলো বুঝতে হয়। না গেছে आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। কাল থেকে মার্কেটে প্রচন্ড ইলেকট্রিসিটি ফ্লাকচুয়েট করছে। কালকে আমার দুবার ইভিনিং এ সি এর ক্লাসে এরকম প্রবলেম করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো সব ইলেকট্রিকের নতুন কাজ করছে, কবে থেকে তো বলছে, করেই না, এতদিনে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এই যে একটা এখানে আগুন ফাগুন লেগে গেছিল, ব্লাস্ট ফ্লাস্ট হয়েছিল, সিলিন্ডার ব্লাস্ট মনে আছে? এই আমাদের পাড়াতেই হয়েছিল। তখন এটা তো বিধাননগর কমিশনারেট, ওই বিধাননগরের মতো তো কিছুই করে না। কোন বিধাননগর বলে দিলে কি আর বিধাননগর হয়ে গেল? ছাড়ো, पॉलिटिकल करा बोली लाभ। देखो हाँ हाँ, वोडाफोन, वोडाफोन का सिचुएशन, वोडाफोन ऐसे आपको बहुत शेयर में मिलेगा। ये वोडाफोन तो जस्ट बस एक कल का सिचुएशन था, मेरा एनालिसिस था, और आप लोगों ने भी काफी लोगों ने इसके ऊपर काम किया। मार्केट काफी दिनों से साइडवेज चल रहा था, और साइडवेज बने एक्चुअली इससे पहले इसका एफपीओ था। आई थिंक प्रिंस तेरे को याद होगा, तू मेरे को पूछा था कि सर वोडाफोन का आईपीओ लेना चाहिए, एफपीओ लेना चाहिए। तो मैं बोला था उस टाइम पे कि हाँ ले सकता है, बट ज्यादा दिन तक होल्ड मत करना, याद है सर? क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो ये शेयर देखो उस टाइम पे 10 में चल आया था, और उसके बाद 16 16.5 तक गया था, देखो आपके सामने है। लेकिन लास्ट कुछ दिनों से बिजनेस सिचुएशन अच्छा ना होने के कारण साइडवेज चलते चलते देखो डाउनफॉल हुआ है। जब डाउनफॉल दिया ना, कैंडल्स में भी आपको कुछ बोला गया, कैसे बोलता है जानते हो? कैंडल, कैंडल बात करता है हमसे। लगातार आप ट्रेंड में जब ये, इसको क्या बोलते हैं, कौन बोलेगा मुझे? हाँ, यहाँ पर 3 चीज बना है। पहला 2 कैंडल बियरिश इंगल्फिंग है एक तो। पहले जो है ये बियरिश इंगल्फिंग, दिस इज कॉल्ड बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। तो बियरिश इंगल्फिंग भी हमें एक ये चीज बता रहा है कि मार्केट गिरने वाला है। अच्छा बियरिश, अच्छा क्योंकि इसका फर्स्ट पैटर्न रेड है। अच्छा अब कोई बोलेगा सर ये तो हरामी बन गया, लेकिन नहीं सर, ये
बियरिश बुलिश हरामी नहीं हो सकता। एक्चुअली ये अगर ग्रीन कैंडल होता और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा रेड कैंडल बनता, तब उसे हम लोग बियरिश हरामी बोल सकते थे। और बुलिश हरामी हम इसको बोल सकते हैं कैंडल वाइज, लेकिन बुलिश हरामी बोलने के लिए इसका ट्रेंड प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बुलिश हरामी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है, ये तो अप ट्रेंड में। ट्रेंड पूछते हो, ट्रेंड ना देख ले होगा ना तो। हाँ बोलो बोलो। मतलब कि अगर देखें कि हाँ आगे आगे बनता, उसमें जैसे कि अभी अगर ये डाउन ट्रेंड में रहता तो अपवर्ड जाता, मतलब अगर डाउन ट्रेंड में बनता तो मार्केट ऊपर जाता। रीजन वही है। हाँ। सब समझ ये नहीं आता, इतना बड़ा एक आलू टाइप रेड कैंडल बनता है, हाँ। तो उसका वेटेज ज्यादा है और एक छोटा सा ग्रीन बन रहा है, तो वो ऊपर कैसे लेके चल रहा है? मतलब अगर साइकिल सब समझ गया मैं तेरा बात, साइकोलॉजिकली कितना है तो सेल वहां जा रहा है। मैं समझाता, राइट टू समझ। देख टेक्निकल ये चार्ट जो है ना, ये हमें बस इतना चीज बताता है कि मार्केट का करंट मोमेंटम या सिचुएशंस। जैसे मैं तुमको वही चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सर, कि हमें पोजीशंस के लिए कैसे रेडी होना है, स्टांस कैसे लेना है। बैट्समैन की तरह सोचो, हर बॉल में बैट नहीं चलाते। टेस्ट क्रिकेट में जैसे होते हैं, पहले कुछ बॉल देखना पड़ता है और उसके बाद सही बॉल पाने पे उस पर हिट करना पड़ता है। हर बॉल में बैट चलाएगा तो निक खाएगा और स्लिप में कैच होकर आउट होकर चला आएगा। मार्केट में भी वैसा ही होता है। तो तुम लगातार से देख रहे हो कि बॉलर एक ही तरह का बॉल डाले जा रहा है, नहीं देख पा रहे सर। मार्केट एक जैसे छोटा छोटा ऐसा ही सिचुएशन बने, 15 टका 16 टका से 16 टका 50 के बीच में ही मार्केट है वोडाफोन आइडिया का। इसका मतलब सेम बॉल डाल रहे हैं, है ना, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन मार्केट में इसका फर्दर मूव देने के लिए भी तो कुछ नहीं है। और जब लगातार एक ही बॉल एक ही जगह में टप्पा लग रहा है, अब तो बैट्समैन रेडी हो जाएगा, फिर डाल, फिर मैं पोजीशन लेता हूँ, वहीं पर मारूंगा फिर, है ना। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जब लगातार एक ही जगह में पॉइंट है और इसमें कोई एक्स्ट्रा बुलिशनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऊपर से इसका बैलेंस शीट और फंडामेंटल तुम अगर चेक करोगे, बिजनेस में प्रॉपर ग्रोथ का सिचुएशंस नहीं है, लेकिन मार्केट से इसने बहुत पैसा रेज किया, अप्रोक्स लाख करोड़ के आसपास, ठीक है, इसका टारगेट है। पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसा कहाँ यूज करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। मार्केट में इसका जो दो बड़ा कॉम्पिटिटर है, जियो एंड एयरटेल, ये मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा पोजीशन बना के बैठा है। एयरटेल पीछे चला गया था, लेकिन वापस अपने आप को रिस्टोर किया है। लेकिन वोडाफोन आइडिया उस हिसाब से मार्केट में नहीं बन पा रहा है, इनका टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत ही पुराना स्टाइल में चल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका मार्केट क्या है, जा रहा है जिस तरह से। बेसिकली इसका मेन काम क्या है, नेटवर्किंग बिजनेस। तो नेटवर्किंग बिजनेस में इसका मार्केट भी पहले जैसा बूस्ट नहीं कर रहा है। तो इनको ना, एक तो B2C कस्टमर तो इनका जा ही रहा है, जो इनका मेन काम है, एज वेल एज B2B भी जा रहा है, माने बिजनेस टू बिजनेस भी इनको बहुत डील मिलता है, वो डील भी जा रहा था। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बिजनेस में कोई स्पेशल ग्रोथ नहीं है, लेकिन पैसा इतना लिया, क्या करेगा, मार्केट इज कंफ्यूज्ड। तो जब कोई परफेक्ट ट्रिगर नहीं मिल रहा है, एज वेल एज ओवरऑल मार्केट का भी एक नेगेटिव मोमेंटम है ना, तो सब कुछ लेके मार्केट में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सितंबर के अर्ली सिचुएशंस में नॉर्मल मार्केट में भी एक नेगेटिविटी था। सब कुछ लेके जब मार्केट में भी नेगेटिविटी और यहाँ पर भी सिचुएशंस ठीक नहीं है, वहां ऊपर से यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। अब ये तुम मे भी हो सकता है कि तुम ये नेगेटिव ट्रिगर नहीं समझ पाया, हो सकता है नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी है, तुमने नहीं समझ पाया और मार्केट नीचे गिरा। लेकिन नाउ पॉइंट इज दैट जब मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर गया, अच्छा कहां तक गिरा, कहां तक गिरा सर, अप्रॉक्स 15 समथिंग में। यहाँ पर देखो 15 के बाद मार्केट लगातार 2G स्पिनिंग टॉप 2G स्पिनिंग टॉप, देखो सब छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, मैंने फाड़ता कोई बेरिश मोमेंटम नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अर्ली सितंबर में, मैंने सब छोटा छोटा स्पिनिंग टॉप 2G स्पिनिंग टॉप 2G, दैट मींस मार्केट इज इंडिसिसिव अबाउट वोडाफोन आइडिया। मैंने ये लोग इसके बारे में पॉजिटिव भी कुछ नहीं ले पा रहे और फर्दर नेगेटिव भी कुछ नहीं है, तो मार्केट कुछ दिनों तक वहां पर चला, ठीक है। कैंडल आपको बता रहा है कि कुछ फर्दर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं। अच्छा जब कोई पॉजिटिविटी नहीं है और नेगेटिव नहीं है, पर फिर भी मार्केट ट्रिगर नहीं मिल रहा है, तो और होल्ड भी नहीं करना चाहता कोई, तो अगेन सेल जनरेट। ऐसा करते करते लगातार वोडाफोन आइडिया में सेल पे सेल जनरेट होता गया, सेल पे सेल जनरेट होता गया, और लास्ट में सिचुएशन कुछ ऐसा बना कि जब ये अपना ओवरऑल, अगर तुम इसका, अगर ये तो आवरली चार्ट में है, अगर तुम इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगाओगे, ये 10 टका में शायद इससे पहले 6 महीना पहले था। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में ये अपना सपोर्ट लेवल में वापस आ गया, और जब एक स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल में वापस आ जाता है,
तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या कुछ होने वाला है क्या, क्योंकि 10% में आ गया मैंने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, क्योंकि बिजनेस तो बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या ट्रिगर है यहाँ पर जो वोडाफोन नेट में, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा। देखो इतना ज्यादा गिर गया है 16% से 10%। मैंने अपना सपोर्ट लेवल, इसका सपोर्ट मोटामोटी शॉर्ट टर्म में बना हुआ था 15-14-15 में, उसके भी नीचे चला गया। अब नेगेटिविटी इतना छाया है। उसके बाद जब यहाँ पर कैंडल स्टिक, जैसे तुम पूछ रहे थे सर यहाँ पर क्या ऐसा बात था कि यहाँ पर करना चाहिए था, तो कल का न्यूज चेक करो, कल मैंने शेयर भी किया था आप लोगों को ग्रुप में कि वोडाफोन को एक काम मिला है, जो काम ऐसा है कि नेटवर्किंग कंपनीज लाइक एरिक्सन, लाइक सैमसंग, नोकिया जैसे बिजनेस, इनको काफी बड़ा अमाउंट का डील दिया है नेटवर्किंग में। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज मार्केट में फैला है ना, तो इसका मतलब वोडाफोन आइडिया को काम मिला है। और ये 20 तारीख से ही मोटा मोटी ये खबर मार्केट में बड़े लेवल में चला गया। अब धीरे धीरे ये न्यूज आउट हुआ। अब जब आउट हुआ धीरे धीरे देखो बूस्ट दिया, और कल जब 23 तारीख को ये खबर एकदम कंफर्म हुआ, तो कंफर्म होते ही मार्केट सीधा गैप अप, और गैप अप देखे 10% 40 पैसे का शेयर सीधा 12% में पहुंचा। और यहीं पर जो लोग ऑप्शंस पे खेला है, जैसे सबको पता है 25 पैसे का शेयर 90 पैसा में चला गया, 25 पैसा का प्रीमियम 90 पैसा। अब इमेजिन कर लो 40,000 का एक लॉट साइज होता है, इंटू करके देख लो कितना गया। 40,000 इंटू 0.25 ये आपका खर्चा पड़ेगा, और 40,000 इंटू 0.90 ये आपका इनकम पड़ेगा। ठीक है, तो ये गैप का अमाउंट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में कल कमाया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो आप देख सकते हो, जब ये सिचुएशंस कल हुआ था यहाँ पर ना, एक सेकेंड बोलता हूँ सर, मेरा क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक्स, तू बोल रहे सर नेगेटिव कैंडल तो और नेगेटिव नीचे जाएगा, लेकिन मैं तुमको एक ट्रिगर बोला ना, वो ट्रिगर तुम नहीं देखोगे, सिर्फ कैंडल देखोगे। यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो मार्केट में इतना सारा लोग बहुत कुछ सीख रहा है, लेकिन ना तो उनको बिजनेस का पता। भाई ये तो एक बिजनेस है, ये ट्रेडिंग बिजनेस का नाम है ना सर, ट्रेडिंग बिजनेस का एक पार्ट है ना। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों ही बिजनेस का एक चीज है। इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मानो एक बिजनेसमैन, सपोज मानो कल मेरे को मन किया कि मैं मोबाइल का बिजनेस करूं, तो मैं मोबाइल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। कि मार्केट में मोबाइल का मार्केट अच्छा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करके अपना ग्रोथ करूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए ट्रेडिंग करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, बाई सेल करना पड़ेगा ना, कि मैं सस्ता दाम पे मोबाइल खरीद के लेके आऊं और महंगा दाम पे बेचूं, है ना। तो अगर हमें ट्रेडिंग पर, अब लेकिन मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है, बिजनेस का ट्रेडिंग नहीं है, ये मार्केट का ओवरऑल बिजनेस का एक सिचुएशन है। कभी बिजनेस ग्रो कर रहा है, कभी बिजनेस डाउन जा रहा है। इसके बीच में हम लोग एज ए ट्रेडर उस पर्टिकुलर चीजों का ग्रोथ एंड लो पॉइंट को देखते हुए हम लोग ट्रेड करते हैं। इसको अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं, तुम लोग ऐसी चीज में भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मानो डेली सब्जी हम लोग खरीदने जाते हैं, कुछ दिन पहले तक सब्जी का रेट कम हो गया था, गर्मी के टाइम पे बढ़ा था, फिर गिर गया था। एवरेज में हमारे कोलकाता का अगर मैं रेट बताऊं, एवरेज सब्जी का रेट होता है 60 रुपीज के जी, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, ठीक बोल तो एवरेज सब्जी का दाम होता है 60 रुपीज के जी। तुम अभी बात करने जाओ सब्जी दुकान में, एवरेज रेट हो गया 80 रुपीज के जी। झींगा, परवल, बैगन सब 80 प्लस हो गया, किसी किसी का तो 100 में भी चला गया। द रीजन बी, व्हाट इज द ट्रिगर सर, बारिश में आधे से ज्यादा बंगाल का जमीन डूबा हुआ है, तो फर्दर खेती होने पे 1 महीना टाइम लगेगा, जब तक वो पानी गिरे नीचे आएगा, फिर नया फसल लगाएगा, फिर जाके होगा। फिर ये रेट कम होते होते ठंडा आ जाएगा, तो ये बीच बीच का 2 महीना रेट हाई रहेगा। अब ये ट्रिगर अगर आप तुम नहीं समझोगे तो फिर ट्रेड कैसे करोगे। इसका मतलब है जो अगर तुम ये सब सब्जी को अगर तुम स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, आलू में नॉर्मली ये होता है बिकॉज आलू का स्टोरेज पावर है, नॉर्मल सब्जी का स्टोरेज पावर उतना नहीं है, और अगर स्टोरेज करना है तो बहुत हाई कॉस्ट लगता है, जो नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज करते हैं। हमारे देश में इतना स्टोरेज करने का सिस्टम भी नहीं है, और एक्चुअली फॉरेन में क्या है ना, उनका 6-6 महीने का बर्फबारी होता है, तो उनके पास उपाय नहीं है। बट हमारे पास तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, 1-2 महीना कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कहने का मतलब वो 60 पे अगर तुम खरीद के रखते और बाद में 80 में जब दाम जा रहा था तब तुम उसको बेचते, तो 20 रुपीज करके पर केजी में प्रॉफिट नहीं करते। यही चीज तो यहाँ पर भी होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस सिनेरियो, आलू पटल की तरह ही है। लेकिन हाँ, जैसे आलू पटल समझाया तो इजीली कनेक्ट कर दिया ना। अब यहाँ पर 5-7 हजार कंपनी है, इसका बिजनेस सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, ये आलू पटल की तरह तो नहीं है। तो आपको उसका बिजनेस मॉडल को समझते हैं और उसके बिजनेस के ट्रिगर को समझते हुए टेक्निकल चार्ट पे
रेस्पॉन्स करना। इधर पे कैप इसलिए लगाया क्योंकि इसका जो ओवरऑल वैल्यू होना चाहिए था, ओवरऑल जो वैल्यू होना चाहिए था वो एक दिन का ओवरऑल वैल्यू से ज्यादा हो गया था। इसलिए फर्दर ट्रेड के लिए सेबी इस पे अलाउ, मैंने एक हर स्टॉक का ना एक कैप होता है कि एक दिन में मैक्सिमम इतना वैल्यू का ही ट्रेड हम लोग अलाउ करेंगे। लेकिन इसमें इतना ज्यादा बूम आ गया था, ऐसा एक बार हुआ था 2008-10 साल के आसपास में निफ्टी में, तब निफ्टी चल रहा था 6-7 हजार समथिंग या फिर 5 हजार कुछ, मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैं उतना मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं था, मैं शायद कॉलेज स्कूल में पढ़ता था, मैं बाद में उसके बारे में जाना कि एक दिन में ऐसा कुछ बजट आया था और बजट में इतना अच्छा रिस्पांस दिया मार्केट कि मार्केट खुलते ही 10:30 बजे ही मार्केट बंद हो, ट्रेड ही नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट खुलते ही स्काई रॉकेट, और उसका जो लिमिट था वो लिमिट क्रॉस कर गया, निफ्टी ही बंद कर, पूरा एनएसई ही बंद हो। नहीं, टाका का कुछ नहीं होगा, वो टाका नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन होगा फिर धीरे धीरे मार्केट में जो लोग कंपनी का मेन शेयर होल्डर्स लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स लोग हैं, वो उसको धीरे धीरे बाई करके सेल करके मैंने बेसिकली एडजस्ट करेगा, ठीक है, और उस एडजस्टमेंट में थोड़ा लेकिन बहुत लाभ लॉस हो सकता है। सर, लेकिन हाँ बोलो अगर सर। एक बार अपर सर्किट लग जाए तो उस दिन तो ट्रेड हो नहीं सकता है। नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। जैसे अपर सर्किट लगने के बाद जब मार्केट को थोड़ा सा वो लोग नॉर्मल किया, नॉर्मलाइज करने के लिए बाइंग सेलिंग सिचुएशंस को नॉर्मल किया, मैंने जो बड़े बड़े बायर है वो थोड़ा हाँ। बहुत सेल करके मार्केट को नॉर्मल किया, मैंने जो ओवरऑल वैल्यूएशंस था उसको गिराया, गिराने के बाद फिर से मार्केट नॉर्मल हुआ और फिर देखो धीरे 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 मार्केट क्लोज। हाँ, हाँ प्रोमोटर लोग मैंने जो बेसिकली कंपनी का मेन कंट्रोलर है वो लोग शेयर को बाई सेल करके एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं के हाथ में मैक्सिमम। हम लोग जो शेयर में ट्रेड करते हैं ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का हार्डली 15% या फिर 5% 10% हो। एलआईसी का तो 1% सरकार का है। एलआईसी का जितना शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं जस्ट 1% ऑफ द टोटल मार्केट कैप। रिलायंस का भी जितना मार्केट में ट्रेड होते हैं हार्डली 5 to 10% ऑफ द मार्केट कैप। मैक्सिमम शेयर कंपनी के पास ही होते हैं, तो ये कंट्रोल करना उनके लिए बड़ी बात। ठीक है, समझ में आया सर? ऐसे डिफरेंट फेनोमेना होता रहता है। देखो अभी तक मैंने टेक्निकल का बात क्यों किया, ए प्रिंस तेरे को बात समझ में आया सर कि आखिर गिरता बड़ा लाल कैंडल को बिलीव ना करके तुम उसमें एक छोटा ग्रीन कैंडल को क्यों बिलीव करेगा? इसका सिचुएशन ऐसा होता है कि जो लगातार मार्केट गिर रहा था, जो लगातार मार्केट गिर रहा था वो गिरना खत्म और ग्रीन कैंडल बना के उसका जो बियरिशनेस था वो बियरिशनेस पे क्या हो जाएगा, बियरिशनेस पे सपोर्ट लग जाएगा वो, और बियरिशनेस पे नहीं बदलेगा। और अगर साथ में सॉलिड कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन या न्यूज आपको मिल जाए तो आप ऑटोमेटिकली उस पर भरोसा कर सकते हो और करके आगे ट्रेड ले सकते हो। इसीलिए मैं कल सुबह आप लोगों को बोला कि वोडाफोन आइडिया में कुछ स्पेशल चीजें दिख रहा है लगातार गिरने के बाद ले सकते हो। अब जिसने अपॉर्चुनिटी समझा वो ले ली, समझे? अगर कोई सिंपल कैश में भी करता, कैश मैंने ऑप्शंस वगैरह के कॉम्प्लेक्सिटीज में ना जाके 10 का शेयर कोई 12 में बेचता, ठीक है, 2 टाका करके बहुत होता है। चलो ऐसे ঠান্ডা হয়ে গেল। কি হয়ে গেছে 952 পাচ্ছে না তাই তো? ও এখন তো সবে 11টা 15, इसमें भी कैप लग गया। 12:30 किस पे काटी कहाँ? नहीं, ये कैप नहीं है, ये कैप नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा साइलेंट मोमेंटम है। मैंने इतना छोटा कैंडल बना है कि कुछ बना नहीं है उस मिनट पे, मैंने बायर सेलर दोनों इनएक्टिव है। ऑफिस अच्छा नहीं ये सप्ताह रात में ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो मार्केट एनालिसिस करते करते ही मेरा मैंने ऑलमोस्ट इतना, और बीच में थोड़ा टाइम लॉस भी हुआ है। ऑनलाइन में सब कोई कनेक्टेड है, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ सर। सर मेरे को थर्सडे और हाँ, फ्राइडे सर। का क्लास चाहिए था। अच्छा दे दूंगा सर, अभी तो क्लास तो कराने दो, आज तो कुछ सिखाया ही नहीं सिर्फ मार्केट डिस्कशंस कर किया बस। अच्छा देखो, मैं एक्चुअली लास्ट दिन आप लोगों को एक टॉपिक स्टार्ट किया था टेक्निकल पे, उसका नाम था मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं ये सिखाया था आप लोगों को सबसे पहले कि मूविंग एवरेज होता क्या है, ठीक है।
मूविंग एवरेज का अगर क्या होता है, ये चीज अगर मैंने आपको समझाया था, सिंपल तरीके से ही समझाया था मूविंग एवरेज क्या होता है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल एवरेज कैलकुलेशंस। जैसे एक क्लास में कितना बच्चा, उसका हाइट क्या है, एवरेज हाइट बताओ, है ना। यहाँ पर एग्जांपल था कि 4 दोस्त मिलके, 5 दोस्त मिलके कुछ पिया है, सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक, तो 30 बॉटल पड़ा हुआ है। उसके बाद कोई एक जाके देखता है कि कितना बॉटल पिया है, तो एवरेज करता है कि पर हेड कितना बॉटल पिया। तो दैट्स अ वेरी सिंपल मूविंग माने एवरेज कॉन्सेप्ट। हम लोग मार्केट में मूविंग एवरेज को कैसे देखें, कि जैसे मानो यहाँ पर एक डेट दिया है 1 जन से लेके 7 जन का, माने 5 दिन का मार्केट। तो डेली मार्केट का जो कोई भी शेयर हो या इंडेक्स, कोई भी शेयर हो या इंडेक्स, शेयर का या इंडेक्स का जो क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस को नॉर्मली ऐड किया जाता है और फिर उसको डिवाइड किया जाता है उस 5 दिन के हिसाब से। तो 5 दिन के हिसाब से जब डेली क्लोजिंग प्राइस को आप ऐड करके फिर डिवाइड करते हो ना, तो आपको उस शेयर का या इंडेक्स का एवरेज सिचुएशंस पता लगता है कि आखिर मार्केट या स्टॉक इस लास्ट 1 हफ्ता में या 2 हफ्ता में कहां पर था, एवरेज कहां था। ऐसे तो तुम कभी बोलोगे नहीं मार्केट हाई भी गया था, मार्केट लो भी गया है ना, मार्केट साइडवेज भी रहा है, बट एवरेज में कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि एवरेज सिचुएशन से हमें एक बेसिक चीजें समझ में आते हैं कि अच्छा मार्केट मोटा मोटी इस रेंज में चल रहा है। अब मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या था? मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हम लोग हर 5-5 दिन करके आगे जाते जाएंगे, पीछे वाला डेट को छोड़ देंगे और सामने वाला दिन को ऐड करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। मैं लास्ट दिन भी समझाया था इस चीज को। जैसे मानो यहाँ पर ये एक्सेल शीट में डाल के ये फॉर्मूला डाल के भी हो सकता है, आपको इतना कुछ मेहनत नहीं करना है। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड दी कैलकुलेशंस इन द बैकग्राउंड क्या होता है, इसके लिए मैं ये चीज आपको सिखाता हूँ। जैसे मानो कोई एक शेयर है जिसका 1 जन का दाम है 1287.7, सेकंड जन का भी दाम दिया है, थर्ड का भी दिया है, 6th का भी दिया है और 7th का भी दिया है। तो ये 5 दिन का ऐड करके जैसे आप D3 और D7 को एवरेज करते हो, तो आपको यहाँ पर लास्ट 5 दिन का एवरेज मिलता है। अब जब आप D8 से लेकर ट्राई करते हो, माने अब क्या करोगे, जब D8 कॉलम बना रहे हो, माने D9 कॉलम बना रहे हो, जहां पर आपको एवरेज प्राइस चाहिए, माने दिस प्राइस, ये कैसे बना है? यहाँ पर एक चीज देखो आप, डी पहले D3 से D7 था, अब D3 इसमें नहीं है, D3 को हटा दो और D4 से D8 तक का कनेक्ट कर। इसमें जो एवरेज पॉइंट मिलेगा ये नेक्स्ट 5 दिन का है, जिसमें पहला जो एक दिन है D3 का, ये D3 का जो चार्ट का डेट है, मैंने 1 जन का जो अमाउंट है वो बात हो जाएगा। फिर D9 यहाँ पर ऐड, मैंने D8 ऐड हो रहा है, D7 की जगह D8 ऐड हो रहा है। सिमिलरली जैसे जैसे तुम और मूव करते जाओगे, एक एक दिन करके पीछे का कट होता जाएगा और एक एक दिन करके आगे का ऐड होता जाएगा। एक एक कट होगा, एक एक ऐड होगा, एक एक कट होगा, एक एक ऐड होगा, तो अल्टीमेटली आपको एक मूविंग एवरेज मिलता है। यही है ना, ये लास्ट दिन भी मैंने समझाया। हाँ, पॉइंट इज सर ये मूविंग एवरेज का डेटा लेके हम क्या करेंगे, दैट्स द बिग क्वेश्चन। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है, उसके बाद मार्केट में देखना है कि मूविंग एवरेज को अप्लाई करके हम मार्केट के मूवमेंट को कैसे समझ सकते हैं। दो चीज इसमें, तो पहले मैं इसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकलिटी में धीरे धीरे जाऊँ। जैसे आई होप कि आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने एसीसी सीमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यहीं से दिखाया था आपको। यहाँ पर 5 दिन का एक एसएमए लिया गया है एसीसी में, पुराना डेटा है, डजेंट मैटर, बट इतना समझो कि मार्केट यहाँ पर लास्ट क्लोजिंग है 1140 में। देखो कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है मोटा मोटी 1140 के आसपास, मार्केट 1133.35 में यहाँ पर दिख रहा है। तो मार्केट 1133.35 में है, लेकिन इसका जो एवरेज लाइन है, ये एवरेज लाइन मार्केट जब जब मैंने बेसिकली लास्ट 5 दिन का हो, लास्ट 10 दिन का हो, आप किसी भी डेज का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग जोन कितना बड़ा है। मैंने एक्चुअली जो लोग ज्यादा शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखना चाहता है वो कम डेज, जो थोड़ा ज्यादा दिन के लिए मार्केट को रहना चाहता है वो थोड़ा सा और ज्यादा डेटा लेगा। मैंने 5 दिन उसके लिए सही है जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बीटीएसटी कर रहे हैं, मैंने आज खरीद के कल बेचना या फिर आज खरीद के 3 दिन बाद बेचना, वो 5 दिन का डेटा लेके क्या करेंगे, उसको थोड़ा और डेटा मैंने टाइम फ्रेम ज्यादा चाहिए। अब आपका एवरेज टाइम फ्रेम क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट का ओवरऑल सिचुएशंस को देखने के लिए कितना डेटा चाहते हैं। कम समय के लिए कम डेटा, ज्यादा समय के लिए ज्यादा डेटा, जितना दिन तक होल्ड करना चाहो उसके ऊपर डेटा फ्रेम चेंज हो सकता है।
हाँ पॉइंट इसकी इसका जो एवरेज लाइन जो यहाँ पर बना है, ये यहाँ पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर भी दे सकते हो। जैसे मानो ये वोडाफोन आइडिया का, अगर मैं इसी में लगाऊं, इसमें तो प्रॉपरली चार्ट भी नहीं बना है ठीक से, निफ्टी यूज कर ली। इंडिकेटर में जाके आप यहाँ पर लिखो SMA, स्मूथ मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे मैं इसको क्लिक किया, जो वहां पर इसी सीमेंट में दिखा रहा था, वैसा यहाँ पर तुमको निफ्टी में भी दिख रहा है। निफ्टी करंटली चल रहा है कहां पर सर? 934 933 में। बेसिकली 26,000 का कोशिश इसका थोड़ा सा करंटली फेलियर होते दिख रहा है, बट करंटली मार्केट है जा नहीं पा रहा, तो थोड़ा करेक्शन करेगा। ये मार्केट का बेसिक हैबिट्स है, इसमें हम लोग टेंशन ना ले। लेकिन एक चीज तुम ख्याल करो, इसमें जो 5 दिन का एवरेज पॉइंट है करे, ये जो 933 है, इसका जो ओवरऑल एवरेज से नीचे गिर गया, देख पा रहे सर? इसका एवरेज होना चाहिए था 945 अप्रोक्स, है ना? तो करंट मार्केट 945 से नीचे आ गया है। सर नीचे आना क्या खराब बात है? सर खराब या अच्छा का बात नहीं है यहाँ पर, कि मूविंग एवरेज अगर करंट पॉइंट से नीचे है तो वो एक बेरिश सिचुएशन क्रिएट करता है, और अगर मूविंग एवरेज करंट सिचुएशन से ऊपर है तो एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो क्या मूविंग एवरेज देखते हुए अगर किसी को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो ये गिर रहा है, तो फिर क्या सेल करके निकल जाए? नहीं सर, ये एक इंडिकेटर है, ये एक पर्टिकुलर साइड बताता है, सारा साइड नहीं बताता। जब तक आप सारा इंडिकेटर को एक साथ एक बार कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक एक ओवरऑल फेनोमेना में आप कभी नहीं आ सकते। मैंने एक इंडिकेटर एक चीज जरूर बताता है, लेकिन एक इंडिकेटर सारा चीज नहीं बता सकता। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए एक मूविंग एवरेज का और भी पॉइंट्स है, जिसमें हम लोग एक पॉपुलर पॉइंट होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करूँ। पहले सिंपल मूविंग एवरेज से आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे यूज कर। So what does the moving average indicator and how does one use it? There are many moving average applications. अब धीरे धीरे आपको मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ ले रहा हूं, जिसका मार्केट यूज ज्यादा है, मैंने SMA से ज्यादा यूज EMA का होता है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशंस के पीछे मत जाओ, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स लेवल है, और हम लोग यहाँ पर मैथमेटिशियन बनने के लिए नहीं बैठे। जहां जितना थोड़ा जरूरी है साइकोलॉजी या बैकग्राउंड को समझने के लिए, हम लोग थोड़ा कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन बहुत जहां पर बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डेरिवेटिव कैलकुलेशंस का एप्लीकेशंस होगा, उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं। एप्लीकेशन में फोकस करने से ही हो। मैंने किसी के मन में कीड़ा आ सकता है, इस तरह SMA का कैलकुलेशन दिखाए थे, मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल का भी देखो, मुझे भी ठीक से नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ये प्योर मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, हम लोग इतना अंदर में साइंटिस्ट की तरह बात नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने का कोशिश करेंगे। हाँ हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोग एक्चुअली देखो हम लोग कोर फाइनेंस में जैसे CS स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं, जहां पर फाइनेंशियल थोड़ा ठीक होता है वो CS CA लेवल में पढ़ाते हैं सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है, CA लेवल में जरूरत होता है सर, उनका एग्जाम में पूछता है, बोलना पड़ता। 22 जुलाई 2014 क्लोजिंग प्राइस दिया है एक स्टॉक का, कोई भी एग्जाम्पल है, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट को समझो। 23 जुलाई को 241, 24 जुलाई को 242, ऐसा करके डेटा दिया है, आप इसको टोटल कर दो। टोटल करने से आपको क्या मिलता है? टोटल मिलता है। सो व्हेन वन कैलकुलेट द एवरेज क्रॉस दिस नंबर अक्रॉस दिस नंबर्स, देयर इज एन अंडरस्टैंड अनस्टेटेड assumptions। क्या assumptions है समझाता हूं। वी आर एसेंशियली गिविंग ईच डेटा पॉइंट इक्वल इंपॉर्टेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जब हम लोग SMA कर रहे थे, हर डेटा पॉइंट को एक इंपॉर्टेंस मिल रहा था। We are assuming that the data point on 22nd July is as important as the data point on 28th July. डेटा पॉइंट माने हर दिन का मार्केट का क्लोजिंग प्राइस, हर दिन का मार्केट या स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस। हम लोग हर पर्टिकुलर पॉइंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे 22 तारीख का डेटा को भी जो इंपॉर्टेंस दे रहे थे, 28 तारीख का डेटा का भी सेम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये में कुछ और बताता है। ये में का कहना है data points of 22nd July is as important as data point of 28th July. However, when it comes to the market, this may not always be true. मार्केट पुराना डेटा पॉइंट्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना नया डेटा पॉइंट्स को देता। डेटा पॉइंट्स माने प्राइस पॉइंट्स, माने करंट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बहुत लोग देखना ऐसे सोचते हैं कि सर मार्केट ना, जिस शुरू में जो लोग ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में आते हैं, ऐसे सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक पहले तो गया था 800 में,
अभी इसका शेयर 1200 में है, या सॉरी 1200 में गया था, अभी 800 में है, फिर से 1200 में जाएगा। वो चार्ट ओपन करता है, मानो शेयर का दाम 1200 से 800 में आया है और वो फिर सोच रहा है अच्छा 800 गया, काफी कम हो गया, तो 1200 में फिर से जाएगा। बट सर ये एक बेसिक सोच है, इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं होते कि 800 जो 1200 में था 800 में आ गया तो फिर से 1200 में जाएगा। हाँ नहीं, ओवरऑल कैश 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 मार्केट ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस बेसिकली कैश मार्केट का एक मिरर इमेज बोल सकते हो आप। माने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश मार्केट माने जो मेन मार्केट है, मेन मार्केट में वोडाफोन आइडिया क्या बिहेव करेगा उसी के ऊपर बेस करके तो ये लोग मार्केट में वोडाफोन आइडिया का ऑप्शंस लिया था। मैंने बोला था कि वोडाफोन आइडिया में मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, है ना। तो अगर बड़ा मूव आएगा तो फिर ये लोग ऑप्शंस पे क्या लिया, कॉल लिया। कॉल क्यों लिया, क्योंकि देर बुलिश, बुलिश होने से कॉल बाय करते हैं। और सिंपल, आपके लिए सिंपल है, बुलिश होने से कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय किया क्यों किया, क्योंकि कॉल का प्रीमियम जब वो लोग ले रहा था उस टाइम पे 25 पैसा था, जब बुलिश हाई हो गया 90 पैसे में पहुंच गया। लेकिन ये पूरा घटना क्यों घटा, मेन मार्केट बुलिश होना चाहिए, तो मेन मार्केट बुलिश होगा तो ऑप्शन मार्केट भी बुलिश होगा, मेन मार्केट बियरिश होगा तो ऑप्शन मार्केट भी बियरिश होगा। ऑप्शन अपने आप में कुछ नहीं है, ऑप्शन का कोई औकात नहीं है, औकात तो मेन मार्केट का ही। अगर आपको मेन मार्केट पता हो तो आप ऑप्शंस में उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, और कम पैसे में ज्यादा कमाने का मौका देता है आपको कम टाइम फ्रेम में, इसीलिए लोग ऑप्शंस में इतना पागल होते हैं। सेम चीज अगर ये लोग मानो 1000 वोडाफोन का शेयर खरीदता, उसको 1 लाख टका जरूरत पड़ता, 1 लाख टका दे के 1000 शेयर खरीदता, तो 1000 इंटू अगर मानो 1.5 टका कितना होता है, 2 टका, हाँ 10 से 12 गया था, 1000 इंटू 2 कितना है 2000। अगर मानो कि उसके पास अगर 1000 शेयर होता तो 1000 इंटू 2 करके 2000, अगर 10,000 शेयर होता तो 10,000 इंटू 2 करके 20,000। नॉर्मल मार्केट में इतना ही कमा पाता, लेकिन इसने 2000 कमाने के लिए कितना खर्चा किया, 8,000। वहां पर ओरिजिनल में करना पड़ता तो ऑलमोस्ट 1 लाख। सेम 2000 कमाया, परसेंटेज का डिफरेंस दिख गया, लेकिन इसमें रिस्क है, अगर प्रीमियम पूरा गिर जाए तो खत्म हो जाएगा। मेन मार्केट में ये रिस्क नहीं है, आप ऑप्शंस करो या ना करो डजेंट मैटर, मार्केट कैसे काम करता है इसको समझो। ऑप्शंस करने के लिए थोड़ा टाइम लो, भी ऑप्शंस में जिनका हाथ नहीं पका है, मेरे बात सुन के बिल्कुल एकदम ऑप्शंस पे बिल्कुल एकदम फटाक से मत आ जाना, एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। सीखो जानो, जब कॉन्फिडेंस आए फिर करो। ये सक्सेस बोलो। हाँ बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हैं। सर ऑप्शन हेलो। ट्रेडिंग का प्रसंजीत दा ने जैसा कमाया है वो तो पावर है ऑप्शन ट्रेडिंग की। 5 मिनट रोशन का वो 4000 का 120 वाला बोल रहे हैं छोड़ दे। 5 मिनट का टाइम। हरामी बन रहा है, हाँ सर। আমি চালাচ্ছে 3 মিনিটে 5 मिनट में हरामी बन रहा है। यहाँ पर ये अगर छोटा कैंडल ठीक ठाक से बन जाए तो यहाँ से फिर से मार्केट रिट्रेस बैक करने का चांसेस हाई। हाँ बाइंग जोन बन रहा है। यहाँ पर और एक इंडिकेटर लगा दो ना, MACD, ये एकदम সিম্পল বেস্ট है। এটা একটা ভালো জিনিস সুমিতা, কিছু না বুঝলে MACD লাগা, এই মুভিং এভারেজ বোঝাচ্ছি না, এই মুভিং এভারেজের একটা অ্যাপ্লিকেশন, যেই পয়েন্টে এই ব্লু লাইনটা এই রেড লাইনটাকে ক্রস করবে, দ্যাট ইজ এ পারফেক্ট বাইং। তার আগে নিলে একটু রিস্ক টেকিং হয়ে যায়, বাট আমি তার আগেই নিই। বাট যদি কেউ তার আগে না নিতে পারে তো অ্যাটলিস্ট ক্রসিং টাইম নেই, যেমন ধরুন এইখানটা এই যে মোমেন্টামটা দিয়েছে, এই মোমেন্টামে দেখুন এইখানটাতে বাইং জোন ছিল, সিমিলারলি আবার এখানে একটা বাইং জোন তৈরি হচ্ছে। এটা মুভিং এর কিন্তু 12 আর 26 রাখা আছে। হ্যাঁ এটা 12 আর 26 রাখা আছে। গোল্ডেন ক্রসওভারগুলো এখানে কি বলে? হ্যাঁ বলছি, হ্যাঁ গোল্ডেন ক্রস আসছি, সেগুলোতেই অ্যাকচুয়ালি আসছি, কিন্তু এরা বলতে দেয় কোথায়, এরা তো সব আগেই একদম সব বস। নিফটি কমিটি দেখতে স্যার আসবে 5 মিনিট এই শেখাতে দাও তো, সারাদিন অনেক অপরচুনিটি, সারাদিন অনেক বলতে থাকি, বুঝতে পারলে লোক এমনি রোজ রোজ টাকা কামাবে। শেখাতে দাও, নাহলে জীবনে কোনদিন শেখা হবে না। ওই রোজ খালি স্যার এটা বলে দিন, ওইরকম করতে করতে দিন পেরোবে, বছর পেরোবে, শেখা আর কিছু হবে না। একটু শেখাতেও দাও আমাকে মানে। अच्छा, तो व्हेन वन कैलकुलेट द एवरेज, तो बेसिकली लेटेस्ट डेटा पॉइंट को ज्यादा अहमियत देना है।
स्मूथ मूविंग एवरेज का थोड़ा इम्प्रोवाइज. द बेसिक assumptions of technical analysis, market discount everything. Point to be noted, sir. Market discount everything. মাঝে মাঝে না মার্কেটকে একটু বন্ধ করে রাখবে, ভালো অপরচুনিটি পাবে. সবসময় কিছু করার থেকে কিছু না করা অনেক সময় অনেক ভালো. জি বুঝলেন? কিচ্ছু বুঝলেন না. আচ্ছা, মার্কেট ডিসকাউন্ট এভরিথিং. দিস मीन्स द लेटेस्ट प्राइस यू सी डिस्काउंट ऑल द नोन एंड अननोन इन्फॉर्मेशन. दैट मीन्स मार्केट जो दिखा रहा है वो सेक्रेट है. आप मार्केट पे क्वेश्चन ना किया. मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग माने पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. मार्केट दोनों चीजों को अपने हिसाब से लेता है. अब अगर मार्केट में मूर्ख लोगों का संख्या ज्यादा है, वो मार्केट को जैसे एक्सेप्ट करेगा वैसे ही. जैसे पश्चिम बंगाल में जनता भी मूर्ख है, इसलिए दीदी जैसा नेता इतना दिन चला रहा है. सिंपल. लेकिन दैट इज एवरीथिंग. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. वो हमारा भी चीफ मिनिस्टर है, भले ही मुझे पसंद हो या ना हो. दिस इज कॉल्ड मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग. माने अगर मार्केट गिरा है, आप ये मत करो भाई गिरना तो नहीं चाहिए था, एकदम बेकार चीज है. नहीं सर, आप नहीं समझ पाए. गिरना ही था उसको. ऐसे दीदी को सीएम बनना ही था ड्यू टू पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल सिनारियो एज वेल एज यहाँ का लोगों का सोच. ठीक है, ये सोच के ऊपर बेस करके अगर तुमको कैलकुलेशंस और पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करना आता है तो दीदी और कितना दिन टिकेगा तुमको इसका भी आइडिया लग जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो तुक्का है, बार बार ऐसे ही आ जा रहे, नहीं नहीं कोई तुक्का नहीं. मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग. आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. कि वॉट एवर मार्केट सोज अस दैट्स परफेक्ट. उसके हिसाब से जैसे पहले का भारत का स्टॉक मार्केट हर छोटा छोटा पॉइंट पे डर जाता था और जैसे ही थोड़ा सा वीकनेस आता था वो गिर जाता. आज का मार्केट ऐसा नहीं है. क्यों? मार्केट पहले से मैच्योर हुआ. बोलो बोलो. तो जैसे जो यहाँ पे एजुकेटेड लोग जैसे कि जापान हो गया, हाँ अमेरिका हो गया. हाँ तो वहाँ का जो स्टॉक मार्केट इसमें अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसमें तो बहुत ज्यादा ही मतलब लॉजिकली थिंकिंग करना आता है क्योंकि वहाँ हाँ, competitive, हाँ. तो वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा कमाने की. क्योंकि यहाँ पे हाँ, obviously. हाँ. यहाँ पर लोग अगर तुम चालाक निकलते हो, ठीक है, यहाँ पर कमाना इजी है. क्योंकि यहाँ पर उल्टा साइड में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम डरा सकते हो. लेकिन उस मार्केट में मैंने तुम इतना इजीली किसी को डरा नहीं सकते क्योंकि सभी कोई मोटा मोटी तुम्हारे जैसा ही सोच सकता है. लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत प्रॉपर सोच रखता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ तुक्काबाजी कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इस मार्केट में कमाना, इसीलिए तो एफआईआई इतना कमाते हैं, डीआई इतना कमाते हैं. और ये किसका पैसा है? रिटेलर का पैसा. मुझे लगता है तो एक मतलब मैं डाउट आता है कि एफआईआई मतलब एफआईआई का जब एंट्री होता है तो वो लोग तो ज्यादा खरीदता है ना 10,000 करोड़. तो वो लोग को एक बार में इतना बाइंग और सेलिंग कहाँ से? तो हमको लगता है इसलिए वो ट्रैप क्रिएट करता है. ऑब्वियसली ट्रैप तो क्रिएट करता ही है. जब वो आ रहा है ना, आपको क्या बता रहा है, हम आ रहे हैं आ जाओ, तुम भी आने लगते हो. ठीक है. अब तुम पहले ना डर के मारे सही टाइम पे पोजीशन नहीं लेते हो. एफआई का भी साइकोलॉजी तुमको समझना है. अब तुम अगर सही टाइम पे एंट्री नहीं लिए तो तुम कब एंट्री ले रहे हो? जैसे कल वोडाफोन आइडिया का जब सब कुछ हो गया तब ये एंट्री ले रहा है, तब तो मार्केट खत्म है ना. अब तुम गलत टाइम पे एंट्री लोगे तो ऐसा ही होगा ना. क्योंकि तुम शुरू में क्यों नहीं लिए? क्योंकि तुमको शुरू में डर के मारे तुमको वो चीज कनेक्ट नहीं कर रहा था कि एंट्री अभी नहीं लेना है, थोड़ा देखेंगे. देखते देखते जब तुम ले रहे हो उस टाइम पे तो अल्टीमेटली तुम ट्रैप में पड़ गए. अब जब तुम ले रहे हो ना, तब ये लोग जो ऑलरेडी पहले से बाई करके रखा है वो लोग सेल करेगा तो उसका ले रहे हो. क्योंकि ये बाई करके इनको भी तो सेलर चाहिए. और तुम अगर बायर बनोगे तभी तो ये सेलर बनेगा. जो लोग 9-15 में एंट्री लिया ये भी तो निकलने का कोशिश करेगा. ये कब निकलेगा? जब न्यू बायर आए. तो न्यू बायर उनके लिए क्या है? ट्रैप है. और उसके बाद अगर मार्केट में ट्रिगर नहीं है, तुम्हारा तो गया भाई. ये मार्केट सीरियसली, इस मार्केट पे बने रहने के लिए ना स्मार्ट डिसीजंस लेने का बहुत सिचुएशंस चाहिए. रुको. अच्छा, तो रिमेंबर द बेसिक assumptions of technical analysis कि market discount everything. That means that also implies that price of 28 is more sacred than the price on 25th. 25 तारीख को क्या सिचुएशन था उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 28 तारीख का सिचुएशन क्या है. ऑब्वियसली डेली का मार्केट डेली के बेसिस में चल रहा है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग पर्पस में डेली मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, इतना मैटर नहीं करता. आज क्या हो रहा है वो देखो. हाँ, कल का इंपॉर्टेंस है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस नहीं.
लेकिन आज ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा. So one would like to assign weightage to data points based on the newness of the data, and therefore the data point on 28th July gets the highest weightage, 25th July gets the next highest weightage, and 24th July gets the third highest weightage. Hey Prince, by that I mean that is okay. Ball better is a question, and so on. So by doing so, I have essentially scaled the data points according to its newness. The latest data point gets the maximum attention, and the oldest data point gets the least attention. Average calculated on this scaled set of numbers gives us the exponential moving average. Point to be noted. हम लोग जो moving average calculate किए थे उसमें हम लोग हर data point को importance दे रहे थे. इस केस में exponential में क्या होगा, जो जितना latest data points है उसमें weightage ज्यादा, weightage माने उसमें ज्यादा valuation देंगे, और वो मैथमेटिकली कौन से लेटेस्ट डेटा पॉइंट को थोड़ा ज्यादा वैल्यू असाइन करेंगे और उसके नेक्स्ट डेट को थोड़ा सा कम वैल्यू असाइन करेंगे. अब ये वैल्यू कितना होता है इसके बारे में बात करना है तो वो प्योर मैथ्स हो जाए, उसमें हम नहीं जाना चाहते, इतना आप समझो. लेकिन नॉर्मल जब हम लोग स्मूथ मूविंग एवरेज कर रहे थे उसमें हर डेटा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इक्वल वेटेज देयर, लेकिन इसमें ये चीज नहीं. तो एवरेज कैलकुलेटेड ऑन दिस स्केल्ड सेट ऑफ नंबर्स गिव्स अस द ईएमए. Deliberately skip the EMA calculation simply because ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सॉफ्टवेयर हमें बता देता है. Higher is a chart of Cipla Limited, sorry here. यहाँ पर एक 50 दिन का SMA, देखो सर ध्यान से देखो, 50 दिन का SMA है और 50 दिन का EMA. ये जो रेड लाइन है ये EMA लाइन और ये जो ब्लैक लाइन है SMA लाइन. तो बोथ SMA EMA फॉर 50 डे पीरियड, ये दोनों ही 50 दिन का है. बट आप एक चीज नोटिस करो ठीक से, या लाइव भी देखोगे तो सेम चीज मिलेगा आपको. ईएमए जो ईएमए है ये करंट मार्केट का मोर रिएक्शन दिखा रहा है. दैट मींस रिएक्शन माने मार्केट कहाँ है 460.2, ठीक है, अप्रोक्स 460 में. तुम अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को देखोगे ये कहाँ पर कर रहा है 427 में, और तुम अगर सिंपल मूविंग एवरेज देखोगे ये कहाँ पर है 420-22 के आसपास. दैट मीन्स अगर ये में लेटेस्ट डेटा पॉइंट यूज किया ना, इसलिए वो करंट मार्केट के ज्यादा क्लोज रहता है, एंड विच इज गुड फॉर योर डिसीजन मेकिंग. मैंने एवरेज में मार्केट किस पॉइंट पे चल रहा है और करंट मार्केट हायर साइड में है, इसका मतलब अभी भी बुलिशनेस बना हुआ है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ. लेकिन सिंपल और एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल का क्योंकि डेटा पॉइंट लेटेस्ट लिया गया, वो करंट मार्केट का जो सिचुएशन है उसके बहुत ही क्लोज रिएक्शन देगा. SMA कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो रिएक्शन. और एज ए ट्रेडर आपको स्लोनेस का भी पता होना चाहिए, स्पीड का भी पता होना चाहिए, बट यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पस में स्पीड का जरूरत ज्यादा होता है कि जो क्लोज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसीलिए बोलता है कि सर क्विकर टू रिएक्ट टू करंट मार्केट इज EMA बिकॉज EMA गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट्स, और जो ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि करंट मार्केट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कितना हाई चल रहा है. ठीक है, अब इसका अगर मैं सिंपल एक एप्लीकेशन बोल के थोड़ा सा क्लास को कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा. आज एक्चुअली करंट गया ना इतना ज्यादा, इसलिए ना थोड़ा सा टाइम लॉस. यहाँ पर सिंपल रूल है, गो लॉन्ग मैंने बाय करो. यहाँ पर लॉन्ग का मतलब होता है बाय और शॉर्ट का मतलब होता है सेल. व्हेन द करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन द 50 डेज, 50 दिन के ये में से अगर करंट मार्केट प्राइस हाई चल रहा है, ठीक है, यानी ये में लाइन जहां दिखा रहा है अगर करंट प्राइस उससे हाई में है तो मार्केट बोला है. ठीक है, यू शुड, अगर आप तुम इसमें बाई करते हो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड टिल द नेसेसरी सेल कंडीशन इज सेटिस्फाइड. माने अगर सेल कंडीशन सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, कोई ऐसा कैंडल स्टिक्स, कोई ऐसा सिचुएशंस जो आपको जैसे रेजिस्टेंस में चला गया, ठीक है, ये एक इंडिकेटर है, इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल सब काम करता है ना सर, क्योंकि हम एक साथ सब चीज बाद में सिखाएंगे, अभी तो बस एक एक करके जा रहा है इंडिविजुअली, फिर आगे जाके मैं आपको सारा चेकलिस्ट को एक साथ कॉम्बो भी करूँ. ठीक है, रेगुलर रिवाइज जरूरी है. एग्जिट द लॉन्ग पोजीशंस, मैंने लॉन्ग पोजीशन मैंने आपने बाय किया था उसको कब स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, व्हेन करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन द 50 डेज. करंट मार्केट प्राइस नीचे नीचे नहीं जाती,
তাহলে তাহলে এটা কোন বাইং অপরচুনিটি ধরুন না আমি জাস্ট ভুল করলে যদি কারেন্ট মার্কেট প্রাইসের when the current market price turns greater than the 50 days EM মানে মার্কেট প্রাইস উপরে ও আচ্ছা নিচে ইএমএ নিচে হ্যাঁ আপনি কি এটাই বলছেন আমি কি বলছি আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে লাইনটা দিচ্ছে আছে আর কারেন্ট মার্কেট প্রাইসটা উপরে আছে তাহলে এখানে বুলিশ জন্য হবে আমি এক্ষুনি আজকের মার্কেটে একটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে। कुछ देर पहले हम लोग मार्केट में कैसा कंडीशन देखे थे मैं आपको मिनट चार्ट में दिखा रहा था अब एक चीज इधर ख्याल करो ये देखो करेंट मार्केट प्राइस कहाँ है 25,920। अच्छा एक चीज आप ख्याल करो कि अगर करंट मार्केट प्राइस मूविंग एवरेज लाइन से सिंपल ये सिंपल मूविंग एवरेज ठीक है इसमें अगर ईएमए भी लूंगा तो ईएमए भी से देखा जा सकता है अगर करंट मूविंग एवरेज लाइन माने करंट मार्केट प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे है इसका मतलब है कि मार्केट डाउन साइड में रहे बियरिश रहे और आप देखो जब तक मूविंग एवरेज ऊपर है और करंट मार्केट प्राइस नीचे है मार्केट डाउन ही चलता है लेकिन सिचुएशन में थोड़ा बदलाव हो रहा है देखो यहाँ पर कैंडल चेंज हुआ देख पा रहे हो सर इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तुम वॉल्यूम भी लगाओ तुमको पता चलेगा एमएसीडी लाइन भी तुम्हें दिखा रहा है और यहाँ पर देखो कैंडल क्या बता रहा है प्योरली बियरिश बुलिश हरामी ठीक है तो ये बुलिश हरामी बेसिकली पॉजिटिव साइड में चेंज हो रहा है और यहाँ पर देखो जो एवरेज लाइन है वो जिस तरह से डाउनफॉल था वो डाउनफॉल भी धीरे धीरे स्टेबिलिटी में बदला और इस पॉइंट पे करंट मार्केट प्राइस और मूविंग एवरेज लाइन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आ गई है ना इससे पहले क्या था मूविंग एवरेज ऊपर में था करंट प्राइस नीचे था मार्केट प्राइस इस पॉइंट में आके मूविंग एवरेज का प्राइस और मार्केट ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आ गया तो यहाँ पर तो बुलिशनेस होना ही था কোনটা এটা এটা তো প্রথম কথা এটা বলছো হ্যাঁ এখানটা ইভিনিং স্টার হয়েছে এখানে ইভিনিং স্টার হয়েছে আচ্ছা এখানে আবার যখন এটা নামতে শুরু করলো আবার দেখুন মুভিং এভারেজ উপরে আছে करंट मार्केट नीचे যাচ্ছে इसका मतलब यहाँ पर अभी भी 1 मिनट के चार्ट में सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक बाइंग जोन बन रहा है एक बाइंग जोन बन रहा है जिस पॉइंट पे ये मूविंग एवरेज लाइन और करंट प्राइस ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आएगा ठीक है वहां पर आप एक एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हो ठीक है क्योंकि वहां से मार्केट आगे जाने का फिर से कोशिश करेगा और फिर क्या होगा मूविंग एवरेज लाइन नीचे हो जाएगा और करंट मार्केट प्राइस ऊपर चला जाएगा और जब तक ये बना रहेगा तब तक आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो बात समझ में आ रहा है एक सिंपल एवरेज लाइन से भी आप मार्केट का करंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को बेस करके वॉल्यूम को बेस करके आप एंट्री एंड एग्जिट सिचुएशन को देख सकते हो और साइड बाय साइड अगर आप जैसे मानो ये देखो मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ देर पहले ही बोल रहा था कि जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा वहां पर एक बाइंग जोन बन रहा है अभी बोल रहा था ना लुक एट दिस सर ज्यादा दिन नहीं मैं 15-20 मिनट पहले ही बोला और जस्ट लुक एट हरामी बना था वो मेरे को पूछ रहा था उस टाइम पे सर ले सकते हैं कि नहीं सर यहाँ पर देखो मोटा मोटी एक ट्रेड हुआ है यहाँ पर अगर तुमको मैं प्रीमियम दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ गया है अगर आपको प्रूफ चाहिए ऐसे बहुत ही हल्का मोमेंटम है बट फिर भी 25,925 से मार्केट यहाँ पर हाईएस्ट गया है 934 मैंने करीब 10 पॉइंट का मार्केट मूव किया अब 10 पॉइंट के मार्केट मूवमेंट में निफ्टी में तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता हाँ मैं दिखा रहा हूँ 25,000 कितना था 900 लेते ठीक है निफ्टी का 25,900 का कॉल अच्छा हम लोग का ये सितंबर का लास्ट एक्सपायरी है ना ठीक है तो इसका चार्ट ओपन करता हूँ आप बस सेम टाइम फ्रेम में देखना जिस पॉइंट पे निफ्टी में चेंज हुआ है उसी टाइम फ्रेम में प्राइस का क्या हुआ सेम में 1 मिनट लिया 11:30 बजे है ना 11:30 बजे फिर से दिखा रहा हूँ सर ये निफ्टी का ऑप्शन है 900 लिया मैंने एक्चुअली करंट मार्केट जहां है उसके आसपास ही लिया अब ये इसका बहुत तरह का ऑप्शन स्ट्राइक होता है वो धीरे धीरे जिसको पता है ठीक है जिसको नहीं पता धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर कर दूंगा कि कैसे होता है लेकिन आप इतना समझो कि 25,900 माने मार्केट का करंट स्ट्रक्चर जो है उसको एटीएम बोलते हैं मैंने करंट मार्केट जहां है मैंने ऐसे ही एक स्ट्राइक यूज किया अब जिस पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी एकदम जैसे मैं करेंटली बोला ऐसे बहुत ज्यादा ग्रोथ कुछ नहीं था यहाँ पर फिर भी क्या यहाँ पर कोई पैसा बना है मार्केट का बस 10 पॉइंट के मोमेंट के कारण वही मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जब मार्केट 10 पॉइंट में मूव दिया है कोई बंदा कितना कमा पाया है लुक एट द प्रीमियम सिचुएशंस ये देखो 11:30 यहाँ पर भी कैंडल बना
और सेम टाइम पे आपका प्रीमियम चल रहा था 87 का, और वो प्रीमियम 11:30 से मैंने सिर्फ 1 मिनट में 87 से 90, और अगर मोटा मोटी आप 5 मिनट होल्ड किए हैं तो 87 से 96, ठीक है, अप्रोक्स, दैट मीन्स अप्रोक्स 8 to 9 रुपीज का मोमेंटम दिया है जस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर बुलिशनेस, उस छोटा सा 10 पॉइंट का बुलिश मोमेंट। और एक चीज, ये प्रीमियम गिर जाता, लेकिन गिरा क्यों नहीं जानते हो? एक चीज सुन लो, कोई बोलेगा सर मार्केट तो हार्डली 10 पॉइंट का मूव दिया है, तो प्रीमियम इतना क्यों चेंज हुआ? सर एक चीज आप ख्याल करो, धीरे धीरे वॉल्यूम जो है ना पॉजिटिव साइड में ही रहा है, नेगेटिव एक बार भी नहीं बना। और जब तक मार्केट में पॉजिटिव वॉल्यूम रहेगा तब तक प्रीमियम को ग्रोथ मिलता जाएगा। इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है? सर 87। हाँ बोलो सर। अभी बाय अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बन रहा है। मैं बोला तो था, मैं यहीं पर बोला था, सर छापू दे जाओ यहीं पर बोला था। मेरे को प्रिंस पूछा, मैं बोला ना हाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मोटा छाप मोटी देखो, देगा सर 96 से 87 कितना है? 9%। 9 into 25 करिए, एक लॉट में 25 होता है, ठीक है। 25 into 9 पर लॉट में आपका इनकम हो सकता है करेंटली, और भी अभी बनेगा, अभी देखो ना फिर से और बनेगा। ये देखो जैसे ये जितना ये गैप अप दिया है, फिर बनेगा ये 923, ये फिर से 950 तक जाएगा। और ये अगर 950 तक जाता है आपका प्रीमियम भी ग्रोथ मारेगा। ऑलरेडी 87 में प्रॉपर बाइंग जोन बना हुआ था। बोलो सर। ये जैसे 30 पॉइंट का मूव साढ़े हाँ इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम बिल्कुल एकदम, अगर डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आइडिया मिलेगा। बट सर उतना ज्यादा नहीं। थीटा भी तो काम करता है। सर थीटा आज कैसा क्यों? रोज काम करता है थीटा, क्या बात करता है? थीटा रोज काम करता है। एक्सपायरी देरी है तो थीटा थोड़ा स्लो काम करेगा, लेकिन एक्सपायरी अगर नजदीक है तो थीटा जोर का काम करेगा। আপনি হয়তো এটা বুঝতে পারবেন, ডোন্ট वरी, বুঝিয়ে দাও, मेरा एक बेसिक एक्सपर्ट है। कभी भी अगर ट्रेड लेंगे तो थीटा और डेल्टा दोनों को देखते हैं, मतलब दोनों का रिलेशन। हाँ बिल्कुल देख, लेकिन अगर टाइम तेरे पास है तो थीटा थोड़ा कम काम करेगा, डेल्टा तो ऑलवेज काम करता है, ঠিক আছে। বোঝা যাচ্ছে তো কি হচ্ছে না হচ্ছে? আপনি আস্তে আস্তে আরো ধরতে পারবেন, এই তো শুরু করলেন। মানে আমরা জাস্ট এখানে কি করতে হবে, মার্কেট মোমেন্টামটা বুঝতে হবে, মার্কেট কতটা যেতে পারে না যেতে পারে বুঝতে হবে, নিজের প্রতি সেই ভরসাটাও তৈরি করতে হবে, আর তার সাথে সাথে অপশনস মার্কেটের সাথে এগুলোকে কানেক্ট করে ট্রেডিং অপরচুনিটি গুলোকে ক্রিয়েট করা যায়। এই জন্য অপশনস অটোমেটিক্যালি চলে গেছে, কারণ আমি নিফটি তো বুঝিয়ে দেবো, কিন্তু আমি যদি আপনাকে ট্রেড অপরচুনিটি না বোঝাতে পারি তাহলে আর কি লাভ হবে? ঠিক আছে, এক্ষুনি ট্রেড নিতে হবে। कितना तक जाएगा सर? 900 तक जाना चाहिए सर मार्केट। 900 आके फिर वापस खींचेगा। ये देखो अब देखो, अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे खींच रहे हैं ना, बहुत लोग ना डरेगा, डर के मारे निकल जाएगा, बट इतना डरने का बात नहीं है करेंट, ठीक है, क्योंकि वो 900 वो थोड़ा सा गिर के ना वो अल्टीमेटली फिर ऊपर ही खींचने का चांसेस ज्यादा है। ये कहाँ से बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से ही बोला जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। 600 की যাবে না কি 600? 2500? দেখো মার্কেট দেখো, আমি এখন বলতে পারছি না, এখন আমার কিছু নেগেটিভ আমি দেখতে পাচ্ছি না। একটা 26 এর টার্গেট যদি ফুলফিল করে তাহলে মার্কেট একটু পড়বে, আদারওয়াইজ মার্কেট সাইডওয়েজে ক্লোজ হবে। ঠিক আছে, আজকে এতটাই রাখি, আমার অন্য ক্লাসও আছে। না আর কোনো কোশ্চেন নেবো না আজকে। আমি তাহলে এইচডিএফসি এর 26 তারিখে একটু করে আজকে কালকে বেচবো, আজকে এইচডিএফসি হোল্ড করো, কালকে বেচো, কালকে বেচো। হ্যাঁ কালকে এ তো কালকে একটু ভোলাটাইল থাকবে, একটু বেড়ে তারপর সব আর্লি মর্নিং একটু ভালোভাবে দেখ, মানে তো গ্যাপ আপ দেবেই কাল। আর্লি মর্নিং গ্যাপ আপ দেবে, পরে 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 বেচো। তুই কালকে তো উনি করতে হবে, সকাল সকাল চলে আসবে। কালকে ব্যাংকের এক্সপায়ারি আছে। কালকে एक बार में हम 10 या 100 या एक भी लॉट लें तो उसके ऊपर 420 रुपए है। हाँ चार्ज 20-25 ही लगता है। ठीक है सर, आज इतना है, कल मिलते हैं। सर वो एनएससी में हम इससे डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, एनएससी में डायरेक्ट ट्रेड, इस एनएससी एनएससी डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए, वो बड़े बड़े लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं। ये देख दे दिया सर, हाँ सर देखते देखते जब नीचे बोला ना थोड़ा सा गिरेगा फिर उठेगा, दे दिया। देखो बोलते बोलते दे दिया। बायर पाओ है कालके बेचो। ये तो खूब ये रेडी था। हां रेडी, हम तो ये चलो बाय सर।
आज और नहीं, बहुत हो गया। हेलो सर, बाय सर। ओके सर। सर